एपिसोड नंबर 64 की स्टार्टिंग होती है और क्या वहाँ से आगे बढ़ती हुई कहती है ठीक है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपना वादा निभाओगे। और फिर सुइमो कहता है ठीक है तो फिर मैं क्याओ को छोड़कर आता हूँ, फिर मिलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और रानिया येनशन से कहती है येनशन क्या मेरी वजह से कंपनी के लिए दिक्कत खड़ी हो गई। और येनशन गुस्से से उससे कहता है आनिया मुझे बताओ कि आखिरकार सच क्या है। और उसकी ये बात सुनते ही आनिया चौंक जाती है और कांपती हुई हैरानी से कहती है क्या येनशन तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैंने जानबूझकर कियाओ का वो डिजाइन चुराया, लेकिन मेरे पास ऐसा करने का कोई भी कारण नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होता तो कियाओ के लिए मुझे बेनकाब करना बहुत ही ज्यादा आसान होता, क्यों है ना। येनशन कहता है मुझे याद है कि हमने सोचा था कि कियाओ पहले ही मर चुकी है। तो फिर वो उससे कहती है हाँ वो ऐसा इसलिए क्योंकि, और फिर वो मन में कहने लगती है अब मुझे क्या करना चाहिए। जब मैंने उसका डिजाइन वो कॉपी किया तब मैंने सोचा था कि वो तो मर चुकी है तो मैं इस डिजाइन का इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन मैनेजर वांग ने सारा दोष खुद पर ले लिया है और इसी के साथ साथ उन्होंने मुझसे पैसे भी ले लिए हैं। तो क्या अभी भी येनशन मेरी जांच करवाएगा। और फिर येनशन गुस्से में कहता है लेकिन जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ वो उस बारे में नहीं है। तब फिर वो सी कहती है तो फिर वो क्या बात है। और मन में कहती है ये काफी ज्यादा अजीब है, मैं इतनी ज्यादा नर्वस क्यों महसूस कर रही हूँ। और फिर येनशन कहता है आनिया ये अजीब है कि तुम्हें कियाओ को देखकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई कि वो अभी भी जिंदा है। और क्या इसकी वजह ये हो सकती है कि तुमने कियाओ की जांच करवाई हो और उसमें तुम्हें और तुम्हारी मॉम को पहले ही ये पता चल गया होगा कि वो जिंदा थी। और येनशन की ये सब बातें सुन आनिया पैनिक होने लगती है और वहीं वो कह रहा होता है तुम्हारी मॉम शुरू से ही मुझे यहाँ से क्यों निकालना चाहती थी, और जब तुम और कियाओ अकेली थी तो तुम तुरंत घर से बाहर भाग गई। और मैनेजर वांग ने वो ब्लेम खुद पर ले लिया जबकि उसने उसमें कुछ किया ही नहीं है। और सुइमो कियाओ के साथ इतने क्लोजली क्यों दिखाई दिया। तो इस सब का एक ही मतलब होता है कि जब मैंने और कियाओ ने लिन परिवार में कदम रखा तब से ही तुम्हारा शो शुरू हो गया। और फिर वो घबराती हुई उससे कहती है नहीं येनशन ऐसा कुछ भी नहीं है। और येनशन वहाँ से आगे बढ़ते हुए उससे कहता है अब से आनिया तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की जरूरत नहीं है और इसके अलावा कंपनी को भी तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। और फिर आनिया कांपते हुए गुस्से से मन में कहने लगती है कियाओ। और फिर शिफ्ट चित्र में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर येनशन कॉल उठाती हुई कहता है हेलो। और सामने से येलू चलकती हुई कहता है मिस्टर येनशन तुम मेरे साथ इस तरह का बर्ताव मत करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करूंगा। और उसे इस तरह चिल्लाता देख येनशन भी गुस्से से उससे कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, अच्छे से बताओ। फिर ये लोग कहता है क्या तुम अभी तक इस बारे में नहीं जानते, ठीक है तो फिर मैं तुम्हें भेजता हूँ। और फिर ये लोग उसे एक फोटो भेजता है जो कि आनिया के साथ होती है और उससे वो कहता है क्या तुम ये बात जानते हो कि मेरी वाइफ का कितना सम्मान है, और अगर जब उसे पता चलेगा कि उसका हस्बैंड किसी कैसे व्यक्ति की मदद कर रहा है जो कि दो लोगों को घुमा रहा है तो उसे ये जानकर कितना ज्यादा गुस्सा आएगा। और फिर येनशन उससे कहता है जैसे ही उसने मुझे गले लगाया मैंने तुरंत उसे दूर धकेल दिया खुद से, और ये सब वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। और फिर ये लोग कहता है क्या सच में, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अभी भी तुम्हारी बातों पर भरोसा करूंगा। मेरे एक दोस्त ने मुझे ये खबर दी, लकीली ये तो अच्छा हुआ कि कियाओ ने ये सीन नहीं देखा, नहीं तो ये तो उसे समझाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता। उसकी बात सुन वो चौंकता है और पुरानी बात याद करता है जहाँ पर उसने कियाओ से कहा था तुम ऊपर मत आना। और मन में कहता है अरे नहीं ये मैंने क्या किया, कहीं कियाओ को ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने उसे ऊपर आने से रोका, तो अगर वो ऊपर मेरे साथ आती है तो मैं फिर किसी जाल में फंस जाऊंगा। और फिर ये लोग कहता है ये तो अच्छी बात है कि कियाओ ने नहीं देखा, नहीं तो तुम्हें अपनी बाकी की जिंदगी अकेले बितानी पड़ती। और येनशन मन में कहता है अरे नहीं अब तो मैं गया। फिर राइटर कहता है ऐसा लगता है कि मिस्टर येनशन को कियाओ को पाने में थोड़ा और समय लगेगा। येनशन उससे कहता है बताओ तो इस सब का जिम्मेदार कौन है, तुम ही हो ना। और फिर शिफ्ट तरफ वो दोनों घर पहुंच जाते हैं और कियाओ घर से उतरती हुई कहती है मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुइमो। और अब चलो काफी ज्यादा देर हो चुकी है। तभी सुइमो उसके पास आती हुई कहता है क्या कियाओ देर हो गई तो तुम मुझे रात के खाने के लिए इनवाइट क्यों नहीं करती हो। और तभी वहाँ पर एन आती हुई कहती है तुम कौन हो और इस तरह मेरी मॉम को बुली करना बंद करो।
और उसकी ये बातें सुन शुइमो तो एक सेकंड के लिए दंग रह जाता है और फिर तभी वहाँ पर शाउटिंग आती हुई कहता है, अरे हाँ, मैं तुमको पिछली बार बताना तो भूल ही गया था। दरअसल हमारी बेटी अब किंडरगार्टन जाने लगी है और अब वो बड़ी हो चुकी है। और उसकी ये बातें सुन शुइमो काफी ज्यादा चौंक जाता है और मन में कहता है, क्या किया? और ये व्यक्ति और उसकी बातें सुन कियाओ भी उससे गुस्से से कहती है, शाउटिंग तुम कब आए और इस तरह के मजाक करना बंद करो। और फिर एन कहती है, हाँ मैं काफी ज्यादा स्मार्ट गर्ल हूँ, तो फिर मैं आपकी बेटी कैसे हो सकती हूँ? और उसकी ये बातें सुन पाई शाउटिंग काफी ज्यादा उदास हो जाता है और एक कोने में बैठ जाता है। और वहीं शुइमो से इस तरह देख मन में कहता है, तुम्हारे साथ सही हुआ। और वहीं शाउटिंग उदास होती है, मन में कहता है, वो लड़की मुझसे नफरत करती है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और कियाओ उससे कहती है, एन जाकर पाई शाउटिंग को ढूंढो। और रेन भी यहाँ पर नहीं है और मुझे और अंकल शुइमो को आपस में कुछ बात करनी है। हिचकिचाते हुए एन कहती है, लेकिन ठीक है मॉम, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे बस एक कॉल कर देना। तो वो कहती है, हाँ जरूर। और रेन वहाँ से जाते हुए गुस्से से शुइमो को देखने लगती है और वहीं शुइमो को समझ नहीं आता। और फिर रेन इशारे से उसे वार्निंग देती है और उसे ऐसा करता देख शुइमो मन में कहता है, ऐसा लगता है कि वो मुझसे भी नफरत करती है। और फिर क्या उससे कहती है, एन तुमको बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रही है। दरअसल बात ये है कि इतने सालों से भाई रेन में और एन एक दूसरे पर निर्भर रहे हैं और उसे इस बात का डर है कि कोई व्यक्ति आकर मुझे धमकाएगा, तो इसीलिए वो सभी व्यक्ति उनके साथ इसी तरह बर्ताव करती है। और फिर शुइमो कहते, अच्छा, और क्या वास्तव में उस समय क्या हुआ था? फिर क्या उसे कहती है, ये सब 5 साल पहले शुरू हुआ था। और फिर शिफ्ट उसको वो सारी बातें बता देती है और उसकी बातें सुन शुइमो गुस्से से कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि उस समय तुम प्रेग्नेंट थी और येंशन बिल्कुल भी बच्चा नहीं चाहता था और जिन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया था उनका ध्यान भटका कर तुम वहाँ से निकल गई और वो लोग तुम्हारा एबॉर्शन कराना चाहते थे। तुम किसी तरह उनसे बचकर निकल गई और तुम्हारे हिसाब से इस सब के पीछे येंशन था। और मन में कहते है, अच्छा, तो इस सब के पीछे का सीक्रेट ये था और इसीलिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कियाओ येंशन से छुप रही थी। और फिर कियाओ से कहती है, शुइमो मैं हमेशा से ही तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ और इसीलिए मैं तुमसे ये बात छुपा कर नहीं रखना चाहती थी, लेकिन अभी भी एन को इस बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है और मुझे उम्मीद है कि तुम भी उसे ये बात पता नहीं चलने दोगे, है ना? और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि येंशन को ये पता नहीं चलना चाहिए कि एन एग्जिस्ट भी करती है और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं एन को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचने दूंगी। और फिर शुइमो मन में कहने लगता है, मुझे ना जाने ऐसा क्यों है, लेकिन अभी वो जिस तरह है उससे मेरे दिल को बहुत ही ज्यादा चोट पहुंच रही है और गॉड का मुझे दिया हुआ ये एक और मौका है और मैं दोबारा कियाओ को खोने नहीं दूंगा। और फिर शुइमो आगे कहते है, कियाओ तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगा और भले ही एक दिन येंशन को एन के बारे में पता ही क्यों न चल जाए और तब अगर वो एन को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है तो मैं उसे बचाने के लिए जरूर तुम्हारी मदद करूंगा कियाओ। ये सुन कियाओ खुश होती हुई कहती है, ओ तुम्हारा शुक्रिया। चलो कियाओ, अब तुम इतनी भी ज्यादा विनम्र मत बनो और गर्म जोशी से मुझे गले लगाओ। और तभी एन की नजर उस पे पड़ती है और शुइमो के ऊपर पानी पड़ता है और ये देख कियाओ चौंक जाती है और वो पानी उस पर शाउटिंग ने मारा होता है और वो उसे कहता है, माफ करना मिस्टर शुइमो, एन के साथ खेल रहा था और गलती से आप पर पानी उड़ गया। और फिर एन कियाओ का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगती है और वही शुइमो शाउटिंग को गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ती हुई कहता है, पाई शाउटिंग, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने अभी अभी क्या कहा। और वही एन उससे कह रही होती है, चलो मॉम यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शोर है। और फिर शिफ्ट में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर पाई शाउटिंग मन में कह रहा होता है, वो व्यक्ति काफी ज्यादा परेशान कर देने वाला था। और फिर क्या उसके पास आती हुई कहती है, दरअसल पाई शाउटिंग, तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी, वैसे भी मैं कल तुम्हें डिजाइन ड्राफ्ट दिखाने के लिए आने ही वाली थी और इसके अलावा बाकी सब कुछ सेटल हो चुका है। वो लोग जल्दी ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मेरी रेपुटेशन को रिस्टोर करेंगे और इस सब से तुम्हारी कंपनी को बिल्कुल भी कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। और फिर पाई शाउटिंग हिचकिचाते हुए स्माइल करने लगता है और उसे इस तरह देख क्या उसे कहती है, तुम किस पर हंस रहे हो? तब शाउटिंग कहता है, मैं खुद पर हंस रहा हूँ क्योंकि इतने लंबे समय के
बाद भी तुम यही सोचती हो कि हम दोनों सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं। और हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि डिजाइन चोरी का मामला मेरी कंपनी से जुड़ा हुआ है। और अब क्या मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हालांकि तुमने इस मामले को बहुत ही अच्छी तरह से संभाला है और मैं तुम्हारे बारे में सही हूँ, लेकिन क्या मुझे भी तुम्हें चुनौती देने का पूरा अधिकार है और मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। और फिर क्या कहती है पाई शाउटिंग, मैंने तुमको पहले ही अपनी तरफ से साफ साफ कह दिया है कि मैं बस एन को अच्छी तरह ग्रो करना चाहती हूँ। फिर जब ये सब खत्म हो जाएगा तब मैं एन और रेन को यहाँ से ले जाऊंगी वापस कंट्री आर। पाई शाउटिंग कहते क्या ये सब येंशन की वजह से, और क्या तुमने आज उसे देखा? ठीक है, मैंने सच में कभी भी तुम्हें खुद से प्यार करने पर मजबूर नहीं किया, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम जो कोई भी फैसला लोगी पूरी अच्छी तरह से सोच समझ कर लोगी, भले ही अंत में तुम मुझे रिजेक्ट कर दो। और उसकी ये सब बातें सुन के उसी कहती आखिरकार तुम इस सबसे इतना परेशान क्यों हो? फिर पाई शाउटिंग कहते क्या ही सिर दर्द थे, लेकिन फिर भी हम लंबी दूरी तक रिश्ता एक दूसरे से रखेंगे, क्यों है ना? अगर ऐसा होता कि तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती तो मैं बिना हिचकिचाकर तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता। उसकी बात सुन के गुस्से से कहती है नहीं, इस सब की मुझे कोई जरूरत नहीं है और मेरा मतलब नहीं है। और फिर सिर्फ तरह वही दूसरी तरफ पेन ड्राइंग बना रही होती है, जहाँ पर वो ड्राइंग बनाती हुई मन में कहती है ये है पाई शाउटिंग और ये है मिस्टर सुइमो और ये रही मेरी प्यारी मॉम। और आखिरकार मॉम के आसपास इतने अजीब लोग क्यों है? फिर तभी क्या उसे आवाज देती है और वो बात जाती हुई कहती है मॉम मैं आ रही हूँ। और क्या वो कहती है ये लो एन नाश्ता तैयार है। और वही रेन कहती है एक मिनट रुको, तुम ये देखो, जहाँ पर येंशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है और उन मीडिया से कहता है मैं यहाँ पर डिजाइन चोरी के आरोप के बारे में कुछ बात करने के लिए आया हूँ। और रेन कहती है क्या इधर आओ और ये देखो ये तुम्हारे बारे में खबर है। तब वो कहती है और वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में येंशन कह रहा होता है ये डिजाइन मिस कियाओ द्वारा तैयार किया गया है और उन्हें खास तौर पर कंट्री आर से इन्वाइट किया था पाई शाउटिंग ने। और वो ऐसी वैसी कोई नौसिखिया डिजाइनर बिल्कुल नहीं है, उनके नाम पर कई सारे अवार्ड्स है और वो अपने काम में बेस्ट है। और मैं व्यक्तिगत रूप से उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करता हूँ। और ये गलती हमारी कंपनी के मैनेजर वांग और मिस आन्या की लापरवाही से हुई थी और इसीलिए इस सब के लिए ऑफिशियली मैं मिस कियाओ से माफी मांगता हूँ। बेशक इस सब के लिए हर किसी को अपनी गलती की कीमत चुकानी होगी और मिस आन्या पहले ही अपनी पोजीशन से रिजाइन दे चुकी है और मैनेजर वांग भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपनी पोजीशन छोड़ देंगे। और ये बात सुन कियाओ भी चौंकती हुई मन में कहती है क्या आन्या ने रिजाइन कर दिया? ऐसा कैसे हुआ? येंशन ने उसको सपोर्ट क्यों नहीं किया? फिर एन कहती है बढ़िया, आखिरकार अब कियाओ तुम खुद पर ये सब दोष लेना बंद कर सकती हो। तब वो कहती है हाँ, और अब चलो रेन जल्दी से कर हम नाश्ता करते हैं। और इसके अलावा मुझे ये भी पता है कि पिछले 5 साल से आन्या के साथ के मेरे रिश्ते के बारे में हर कोई जानने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और ये एक निजी मामला था और इसीलिए मैंने ऑफिशियली इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब लगता है कि मुझे ये साफ करना ही होगा। वो एंगेजमेंट सिर्फ मेरी एक गलती थी और इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं ये सबको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये सुन किया और भी ज्यादा हैरान होती है। वही मीडिया वाले येंशन से सवाल करने लगते हैं मिस्टर येंशन क्या हाल ही में मिस एन के साथ आपका झगड़ा हुआ है? फिर दूसरी रिपोर्टर कहती है या फिर आपका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है? फिर एक रिपोर्टर कहता है मिस्टर येंशन हम आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चाहते हैं, आपका फ्री है? फिर येंशन कहता है इसका किसी और चीज से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये मेरा वो फैसला है जो मैंने 5 साल पहले लिया था और मैं उससे कभी पीछे नहीं हटा। और शुरू में किसी का मुझ पर बहुत ही बड़ा उपकार था और मैं अपने प्यार से उसे चुका रहा था। फिर मेरी जिंदगी में कोई आया और तब तक मुझे इसका एहसास बिल्कुल नहीं था कि फीलिंग्स को रोका नहीं जा सकता, लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, मैंने उसे खो दिया। और समय बीतते बीतते कुछ लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन वही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि पागल हो जाते हैं। और शुरू से ही ये लव ट्रांजैक्शन गलत था और उसके वापस आ जाने के बाद उसके साथ के मैंने कई सारे पल इमेजिन किए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये सब इतना ज्यादा भयानक होगा। हालांकि मैं ये नहीं जानता कि इन 5 सालों में उसने क्या क्या झेला होगा। मैं उस सब के बारे में जानना चाहता था और इससे ज्यादा कि मैं उन सभी की भरपाई करना चाहता था, लेकिन इस बार मैं दोबारा उसे खोना नहीं चाहता। और वहीं रेन उसकी ये सब बातें सुन चौंकती हुई कहती है क्या? और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है या फिर सिंगल होने की घोषणा? और वैसे वो ये सब कहकर साबित क्या करना चाहता है?
और येनशिन, तुम्हें नहीं पता है कि आखिरकार तुमने 5 साल पहले क्या किया था और आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। और तभी कियाओ टीवी ऑफ करती हुई कहती है, इस इंटरव्यू में कुछ भी खास नहीं है। ये बात सुन रहे नुसी कहती है, तुमने सही कहा कियाओ, बिल्कुल येनशिन एक कचरे की तरह है। वो ऐसा कचरा है जिसे रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता। और कियाओ वो व्यक्ति यानी कि वो येनशिन, अगर उसने फिर से तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करी तो मैं उसे बहुत ही ज्यादा पीटूंगी। अब कियाओ कहती है, हाँ मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। और उसकी बातें सुनेन कहती है, हाँ आपने सही कहा। और वहीं वो शुइमो और शाओटिंग को इनोसेंट समझने लगती है और आगे कहती है, मॉम चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जो कोई भी आपको परेशान करेगा हम दोनों मिलकर उसे पीटेंगे। फिर कियाओ कहती है, डिजाइन चोरी की खबर तो क्लियर कर दी गई है, लेकिन मुझे पई फैमिली के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं बाद में वहाँ पर जाकर देखूंगी और सब कुछ ठीक रहने के बाद हम कंट्री आर वापस जा सकते हैं। ये सुन वो दोनों ही खुश हो जाते हैं और फिर से स्विफ्ट तरह को समय बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर कियाओ पाई फैमिली के ऑफिस में पहुँचती है और वहीं पर एक एम्प्लॉय कहता है, मिस्टर पाई शाओटिंग ने पहले ही हमें बता दिया था कि मिस कियाओ आप आने वाली है, प्लीज अंदर आइए। तब वो कहती है, आपका शुक्रिया। और फिर कियाओ पाई शाओटिंग के ऑफिस के बाहर पहुँचती है और हैरानी से मन में कहती है, गेट तो ओपन है। तभी कोई अंदर से चिल्लाते हुए कहता है, वो भी इसकी जिम्मेदार है। पाई शाओटिंग, हालांकि तुम्हें पाई फैमिली की विरासत मिली है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि एक लड़की के खातिर तुम पुरानी पीढ़ी की फीलिंग्स के साथ खेलो। तब पाई शाओटिंग कहता है, बस काफी है। और उसकी ये बात सुन वो एकदम दंग रह जाते हैं और आगे शाओटिंग कहता है, अंकल जेंग, मैं आपको अंकल के रूप में इज्जत देता हूँ, लेकिन आप जैसे कि जानते हैं कि पाई फैमिली का मैं आज्ञाकारी बेटा बिल्कुल नहीं हूँ और इस वक्त हम कंपनी में हैं, तो आप मुझे प्रेसिडेंट पाई शाओटिंग कहे। और इसके अलावा मैं कभी भी बिजनेस के मामलों में अपनी खुद की फीलिंग्स कभी नहीं लाऊंगा। और जिस पर्सन ने डिजाइन चोरी की थी वो पहले ही पकड़ा जा चुका है। और कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि जो इसके लिए गिल्टी है वही आपके हिसाब से पीड़ित है। तब अंकल जेंग कहते, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और अब पहले ही डिजाइन टकरा चुके हैं और अब हमारे पास सिर्फ 3 दिन है और इसीलिए अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, तो क्या पाई फैमिली को ये प्रोजेक्ट छोड़ देना चाहिए। और फिर क्या वहाँ एंटर होती हुई कहती है, इस सब की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। प्रेसिडेंट शाओटिंग, इस डिजाइन को मैंने रात भर बैठकर बनाया है, पहले वाले डिजाइन को रेफरेंस लेकर, और अब ये वाला डिजाइन पहले वाले से भी कई ज्यादा बेहतर है। ये लीजिए, इस पर एक नजर डालिए। और पाई शाओटिंग वो लेती हुई कहते, ठीक है। और तभी उसके अंकल कहते, 1 मिनट रुको, जैसे कि कहा जाता है कि अच्छी चीजों में टाइम लगता है, तो क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये बढ़िया रहेगा। तब क्या वो कहती है, जब आप इसे बनता देखेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे। और फिर सिफ्ट उत्तर वही दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर येनशिन से कहता है, मिस्टर येनशिन, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी स्टोरी में वो फीमेल कौन है और आप क्या ये रिवील कर सकते हैं कि फ्यूचर प्लान की वो लड़की कौन है। और फिर दूसरा रिपोर्टर कहता है, और क्या आपने इस बारे में मिस आनिया को बता दिया। तो फिर येनशिन उन सभी से कहता है, माफ करिएगा लेकिन बस इतना ही, और मैं अपने प्राइवेट रिलेशनशिप के बारे में और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी रिपोर्टर्स कहते हैं, मिस्टर येनशिन प्लीज 1 मिनट रुकिए, जवाब दीजिए। और उसका गार्ड कहते हैं, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पर खत्म होती है और आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर येनशिन का व्यक्ति उससे कहता है, चेयरमैन वांग ने रिजाइन कर दिया गया है और अब इस परियोजना को संभालने के लिए किसी की जरूरत है हमें। इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने 3 साल पहले हमें इस एरिया की परियोजना और विकास करने के लिए चुना था और कुछ कारणों से गवर्नमेंट के इस प्लान को रोक दिया गया था और आपने इस प्रोजेक्ट की सारी जिम्मेदारी मैनेजर वांग पर सौंपी थी और हमें इसकी प्रोसेस चेक करने के लिए किसी को वहां पर भेजना चाहिए। और फिर येनशिन हैरानी सी कहता है, गवर्नमेंट ने कौन सा एरिया चुना था। तो वो व्यक्ति कहता है, ये सिटी का ओल्ड साउथर्न डिस्ट्रिक्ट है। और फिर शिफ्ट उत्तर वही दूसरी तरफ शाओटिंग के अंकल कह रहे होते, मिस कियाओ, अगर आपको खुद पर इतना ज्यादा भरोसा है कि आप इसे कर सकती है तो फिर ठीक है। और फिर शाओटिंग कहता है, कियाओ तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें ढूंढने की सोच रहा था।
मुझे ऐसा लगता है कि सच में हम दोनों के बीच में एक खास कनेक्शन है। और फिर क्या उसी कहती है, मेरे लिए पहले बोलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब फिर शाउटिंग कहता है, मैं तो बस अपने बिजनेस मामले के बारे में बोल रहा था और मैंने तुम्हें इसके लिए इसलिए चुना था क्योंकि मुझे तुम्हारी स्किल्स पर पूरा भरोसा था। और पाई शाउटिंग किया उसे कह रहा होता है कि आओ बैठ जाओ और तुम उस ओल्ड मैन की बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। और फिर क्या स्माइल कर मन में कहने लगती है, एक बार जब ये व्यक्ति काम करना शुरू कर देता है तो बिल्कुल ही एक अलग व्यक्ति बन जाता है जैसा कि वो आमतौर पर रहता है, से ठीक उलट। और अभी जो कुछ भी हुआ वो सब संभालना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा। और फिर शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है और पाई शाउटिंग वो डिजाइन देख लेता है और उसे कहता है कि आओ ये डिजाइन तो पहले वाले से भी बहुत ही बढ़िया है और तुमने इस डिजाइन में जो क्रिएटिविटी दिखाई है वो लाजवाब है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने इतने कम समय में इतना अच्छा डिजाइन कैसे बना लिया। सच में क्या डिजाइन बनाने के मामले में तो तुम एकदम जीनियस हो। और हालांकि ये डिजाइन पहले से ही सही है लेकिन फिर भी कुछ डिटेल्स के बारे में मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। क्या वो कहती है, हाँ जरूर कोई दिक्कत नहीं है। और फिर पाई शाउटिंग कहता है, अरे नहीं समय हो चुका है, हमें जल्दी करना चाहिए, लंच का टाइम हो चुका है, तो क्यों ना हम लंच करते हुए इस मामले पर डिस्कस करें। तो बताओ क्या तुम क्या खाना चाहोगी। उसे ऐसा कहता है, देख वो सरप्राइज हो जाती है और फिर आगे उससे कहती है, तो फिर क्या वो कहती है, जब आपने ऐसा कह ही दिया है तो दरअसल मेरे पास एक जगह है जहाँ पर हम जा सकते हैं। फिर वो दोनों ऑफिस से निकल जाते हैं और रास्ते में असिस्टेंट मिलती है और असिस्टेंट आके कहती है, तो इस बार हम खाना खाने कहाँ जा रहे हैं। मुझे पता है कि जब भी खाना खाने की बात आती है तो आप लोगों के दिमाग में हमेशा मैं रहती हूँ। और फिर क्या उसी कहती है, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। और पाई शाउटिंग उसे वहाँ देख रोने लगता है। और फिर शिफ्ट होता है और वो तीनों हमें स्वीट शॉप पर दिखाए जाते हैं और वो लड़की कहती है, ये वाला स्टोर तो पहले वाली स्टोर से भी ज्यादा पुराना लगता है जहाँ पर हम गए थे। तब क्या वो कहती है, हाँ तुमने सही कहा, मैं सिटी के साउथ साइड में रहा करती थी और इस जगह ने मेरी बचपन की सभी यादों को समेट के रखा हुआ है। और यहाँ की वो लेडी मुझे बचपन से ही जानती है, जब मैं छोटी बच्ची हुआ करती थी और कंट्री यार्ड जाने से पहले मैं एक बार यहाँ पर आना चाहती थी और अब आखिरकार मेरी ये इच्छा पूरी होने वाली है। प्ले स्टोर के अंदर से बाहर आते हुए एक व्यक्ति कहता है, अरे आप लोग यहाँ खड़े क्यों है, अंदर आइए। क्या वो कहती है, हम यहाँ पर मिस किन की पेस्ट्री खाने के लिए आए हैं और क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप कौन हैं। और वो व्यक्ति कहता है, ओ मैं समझ गया, लेकिन माफ करिएगा मेरी मॉम इस वक्त हॉस्पिटल में है और मुझे माफ करिएगा कि आपको वो पेस्ट्री नहीं मिल पाएंगी। मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा दुख है। भले ही मेरी मॉम यहाँ पर नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि आप लोग काफी ज्यादा दूर से आए हैं, तो ये लीजिए थोड़ा पानी पी लीजिए। वो हंसती हुई कहते, ओ आपका शुक्रिया। फिर क्या वो कहती, और वैसे मिस किन की हेल्थ को क्या हुआ। तो वो व्यक्ति कहता है, ये बहुत ही लंबी स्टोरी है। और तभी अचानक वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और उनमें से उनका लीडर चिल्लाते हुए उनसे कहता है, तुम लोगों ने अभी तक ये स्टोर खाली क्यों नहीं किया। और फिर वहाँ पर वो व्यक्ति आते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। और फिर वो व्यक्ति कहता है, किंशु तुम इतने रूखे मन से हमसे इस तरह बातें मत करो और तुम अपनी किस्मत को इस तरह चुनौती मत दो। और आखिरकार तुम्हारी ओल्ड लेडी को बात समझ में क्यों नहीं आती है और इसी के साथ साथ उसे पैसों से परेशानी क्यों है। फिर किंशु कहता है, पैसा पैसा, बस तुमको पैसों की परवाह है और तुम एक बदबूदार इंसान हो और क्या ये झेंगी के लिए सही रहेगा। और फिर वो व्यक्ति चलते हुए कहता है, ओल्ड डॉग अगर तू जल्दी यहाँ से नहीं निकला तो तुझे मुझे इसकी भरपाई करनी होगी। और तुझे क्या सच में ऐसा लगता है कि तू मुझसे निपट सकता है। ये सुन वो उससे कहता है, तुम। और फिर वो डंडा उठाती हुई कहता है, तुम यहाँ से जाते हो या फिर नहीं। फिर वो उसे उस डंडे से मारने लगता है और वहीं वो व्यक्ति कहने लगता है, तू मुझे धमकी दे रहा है, तू खुद मुसीबत मोल ले रहा है, याद रखना। और तभी बीच में शाउटिंग आकर उस व्यक्ति का हाथ पकड़ती हुई कहता है, तुम यहाँ परेशानी पैदा कर रहे हो। तब वो व्यक्ति उससे कहता है, तू है कौन और तू अपने काम से काम रख। और फिर क्या वो कहती है, रीजन चाहे कुछ भी क्यों ना हो लेकिन इससे एक ग्रुप को परेशानी हो रही है। और फिर किंशु से कहता है, युवा लड़की मुझे साथ देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम्हें इन सब झंझटों पे नहीं पड़ना चाहिए और इस बदमाश के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए तुम लोगों को। बेहतर
यहाँ से चले जाओ। और वहीं पाई शाउटिंग उस व्यक्ति का हाथ कस के पकड़ती हुई कहता है दिन के उजाले में किसी के स्टोर में घुसना और तमाशा खड़ा करना ये सही नहीं है। और वो व्यक्ति कहता है आखिरकार तुम क्या समझ रहे हो, इस जगह को जल्दी ही गिरा दिया जाएगा और इसके बदले लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है और इसी तरह लोग इनकार करते रहे तो मैं पैसे से चीजें कैसे बदलूंगा। और अपने व्यक्तियों से कहता है जल्दी करो, यहाँ से चीजें हटाओ। और उन्हें ऐसा करता देख शिशु चिल्लाती हुई कहता है तुम ये सब क्या कर रहे हो, रुक जाओ। और क्या वो कहती है अंकल जोआना जल्दी करो, पुलिस को कॉल करो। और आगे कहती है अंकल ध्यान से। और वहीं वो कह रहे होते प्लीज प्लीज तुम इसे मुझे वापस दे दो। और वहीं पाई शाउटिंग उस व्यक्ति का हाथ छोड़ देता है और आगे बढ़ती हुई कहता है क्या हो। और तभी वो व्यक्ति कहता है बेवकूफ तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से जाकर उस पर अटैक करो। और उसके व्यक्ति जाकर पाई शाउटिंग को पकड़ लेते हैं और आगे कहता है वो उस व्यक्ति को कस के पकड़ो और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए आज हम आगे बढ़ रहे हैं, तुम्हें ये पसंद आए या फिर नहीं। और वहीं शिशु नीचे गिर जाता है और फिर क्या उसके पास जाती हुई कहती है अंकल क्या आप ठीक है। तब उससे कहते हाँ मैं ठीक हूँ और मुझे किसी भी हालत में उन्हें रोकना होगा। और तभी वो उठते हैं, तभी उनकी कमर में जोरदार दर्द होता है। फिर आगे क्या कहती है अंकल आपकी कमर में चोट लगी हुई है, आप ज्यादा जोर मत डालिए, मैं इन लोगों को देखती हूँ। और आगे बढ़ उन लोगों से कहती है मेरी दोस्त ने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया है और तुम सभी के लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहीं पर रुक जाओ। और फिर वो व्यक्ति अपने व्यक्तियों से कहते है तुम उसकी बातें मत सुनो, अगर तुमने आज काम पूरा नहीं किया तो भूल जाना कि मैं तुमको एक पैसा भी दूंगा। फिर क्या वो कहती अच्छा तो तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो तो फिर कोशिश करके देख लो। और वो व्यक्ति कहते तुम बदमाश लड़की और तेरी इतनी हिम्मत, तू बस यहाँ से चली जा। और फिर वो स्टूल उठाकर उसकी तरफ फेंकता है। और वहीं पाई शाउटिंग ऐसा करता देख चिल्लाती हुई कहता है क्याओ। और क्याओ को बचा लिया जाता है और उसको बचाने वाला व्यक्ति येनशन होता है। और आगे उसी कहता है क्याओ तुम ठीक तो हो ना। और उसे वहाँ पर देख क्याओ चौंक जाती है और मन में कहती है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और येनशन के व्यक्ति एंटर होती हुई कहते मिस्टर येनशन आप ठीक तो है ना। और येनशन के व्यक्तियों को देख वो पहले वाले व्यक्ति घबरा जाते हैं। फिर उनमें से एक व्यक्ति कहता है बॉस ये व्यक्ति आखिरकार है कौन, ऐसा लगता है कि हमने किसी बड़े व्यक्ति को चोट पहुंचाई है। तब दूसरा व्यक्ति कहता है इस सब से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो जो पैसा देता है उसके लिए बस काम करते हैं। तीसरा व्यक्ति कहता है चलो पैसे भूल जाओ और हम यहाँ से चलते हैं। और वहीं मेन लीडर और उसके कुछ व्यक्तियों को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। और वो मेन बॉस उनसे घबराती हुई कहता है चलो इस पर हम कुछ बातें कर लेते हैं। और फिर येनशन के गार्ड्स उन सभी को अच्छी तरह से पीटने लगते हैं। और क्याओ वहाँ से घूमकर जाने लगती है। तभी येनशन का व्यक्ति उससे कहता है मिस्टर येनशन आपको हॉस्पिटल चलना चाहिए चेकअप कराने के लिए। तब वो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ और बस तुम इन लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। और वह सभी लोगों से इस तरह देख डरते हुए मन में कहने लगते हैं इस व्यक्ति की आंखें कितनी डरावनी हैं। और पाई शाउटिंग उसके क्लोज आती हुई कहता है मिस्टर येनशन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पुलिस को पहले ही कॉल कर दिया गया है। और येनशन उसे देख मन में कहता है ये व्यक्ति फिर से। और फिर जोआना कहती है मिस क्याओ ने मुझे पुलिस को कॉल करने के लिए कहा था और मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो बस आने में ही होंगी। और फिर शिशु कहता है बेटा तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम्हें मेरी दुकान में चोट लगी है और इस सब की जिम्मेदारी मैं लूंगा। और फिर पाई शाउटिंग कहता है और मैं तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ मिस्टर येनशन आप जैसा कितना बड़ा व्यक्ति यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर येनशन शिशु की तरफ हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है हेलो मेरा नाम येनशन है और मैं द एंटरप्राइजर का लीडर हूँ और इस पूरी जगह को डिमोलिश करने का चार्ज मेरे पास है। ये सुन वो भी थोड़े हैरान होते हैं। और वहीं ये सुन क्याओ भी चौंकती हुई मन में कहती है कि सबका चार्ज उसके पास है। और शिशु कहते तो फिर तुम। और तभी बीच में क्याओ आती हुई उससे कहती है तो क्या तुम यहाँ पर इसलिए आए हो ताकि तुम उन्हें यहाँ से भगा सको। तब येनशन का व्यक्ति कहता है नहीं मिस क्याओ दरअसल मिस्टर येनशन तो। और तभी शिशु का फोन रिंग होने लगता है और वो कॉल उठाती हुई कहता है हेलो। और सामने से कोई कहता है हेलो हम हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। और शिशु उनकी बात सुन चुकती हुई कहता है क्या मेरी मॉम बेहोश हो गई। और फिर शिफ्ट तर वो सभी लोग हमें हॉस्पिटल में दिखाए जाते हैं जहाँ पर शिशु अपनी मॉम के साथ होता है। और फिर क्या उनसे कहती है अंकल शिशु आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा है
कि आपकी मॉम बस चिंता के कारण बेहोश हो गई है और उन्हें जल्दी ही होश आ जाएगा, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। फिर पाई शाउटिंग कहता है और उनके एक बार जाग जाने के बाद मैं फिजिकल एग्जामिनेशन का चेकअप करवाऊंगा। और येंशन का व्यक्ति वहाँ पर आती हुई कहता है मिस कियाओ। और येंशन का व्यक्ति कहता है फिजिकल चेकअप और बाकी के सभी चेकअप का बंदोबस्त हो चुका है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जैसे एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा तो हॉस्पिटल वाले हमें इन्फॉर्म कर देंगे। और फिर शिशु सी कहता है मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने मेरी मॉम को इस बड़े से हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने में मेरी मदद की। तो वो कहता है मैंने तो बस आप तक ही इन्फॉर्मेशन पहुँचाई है, ये सब तो मिस्टर येंशन ने किया है। और अब चलिए मैं चलता हूँ, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो बस आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा। और फिर ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी क्या उसे रोकती हुई कहती है 1 मिनट रुको। तो वो उसे कहता है मिस कियाओ क्या हुआ, क्या आपको कुछ चाहिए? तो वो उसे कहती है मुझे येंशन से कुछ बात करनी है। और फिर सिर्फ टोतर में वीआईपी लॉन्च दिखाया जाता है जहाँ पर येंशन कह रहा होता है ठीक है बस काफी है, अब मैं सब कुछ देख लूंगा। और फिर वहाँ पर क्या आती हुई गार्ड से कहती है मैं मिस्टर येंशन से मिलना चाहती हूँ, प्लीज आप जाकर उन्हें ये बात बताइए। तभी गार्ड कहता है माफ करिएगा लेकिन मिस्टर येंशन। और तभी दूसरा गार्ड उसका मुंह बंद करते हुए आगे कहता है अच्छा मिस्टर येंशन। फिर वो पहला गार्ड धीरे से उस दूसरे गार्ड से कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले मिस्टर येंशन ने कहा था ना कि किसी को भी मुझे परेशान ना करने दिया जाए। दूसरा गार्ड उसे कहते हैं क्या तुम अंधे हो, मिस कियाओ कोई भी नहीं है। और क्या तुम ये बात भूल गए कि असिस्टेंट वू ने हमें क्या ऑर्डर्स दिए थे? और असिस्टेंट वू ने उनसे कहा था कि अगर मिस कियाओ आती है तो उन्हें अंदर जाने दिया जाए। वहीं कियाओ उन दोनों की इस तरह देख मन में कहने लगती है आखिरकार ये दोनों कर क्या रहे हैं। और फिर आगे क्या उनसे कहती है मैं क्या आप लोगों से पूछ सकती हूँ कि मैं अंदर जा सकती हूँ या फिर नहीं? तब दूसरा गार्ड कहता है यस मिस कियाओ, अंदर सीईओ आपका इंतजार कर रहे हैं। और फिर कियाओ रूम के अंदर एंटर होती है और वहीं येंशन खुद को पट्टी बांध रहा होता है और उसे इस तरह देख वो चौंक जाती है और पलटती हुई कहती है ओ मुझे माफ करना, मुझे ये नहीं पता था कि तुम इंजर्ड हो। तब येंशन कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं अब ठीक हूँ। और वहीं कियाओ मन में कहने लगती है ये सब उस वक्त हुआ होगा। और फिर कुछ समय बाद येंशन अपने कपड़े पहन लेता है और उसे कॉफी देती हुई कहता है ये लो। तब वो उसे कहती है नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर तुमसे ये पूछने आई थी कि साउथ सिटी में ही लोगों को क्यों हटाया जा रहा है। तब येंशन कहता है कुछ समय पहले गवर्नमेंट वहाँ पर प्रोजेक्ट बनाने की प्लानिंग कर रही थी लेकिन इससे पहले ही उसे रोक दिया गया। ये सुन वो हैरानी सी कहती है क्या इसमें गवर्नमेंट शामिल है? तो वो कहता है हाँ यहाँ पर गवर्नमेंट एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बनाने वाली है जिससे उनको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और मैं तो बस एक जरिया मात्र हूँ, मैं तो उनको बस फंडिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो फिर क्या वो कहती है तो क्या तुम ये सब सिर्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो? और येंशन मुझे लगता है कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट से ही तुम्हें पहले ही काफी ज्यादा फायदा हो चुका होगा और आखिरकार तुम्हारे लिए ये जगह बिल्कुल मीनिंगलेस है। और कियाओ की ये बातें सुन येंशन थोड़ा परेशान होता है और आगे वहीं कियाओ कहती है सिटी का साउथर्न पार्ट बहुत ही ज्यादा पुराना है, अगर वहाँ पर नई बिल्डिंग खड़ी भी कर दी तो भी नए लोग आकर वहाँ पर नहीं रह पाएंगे, वहाँ पर ज्यादा हलचल नहीं रहती है और अभी उस जगह पर छोटे बच्चे हैं या फिर सिर्फ बूढ़े लोग और उन लोगों ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी वहाँ पर बिताई है, अगर तुम वो सब हटा दोगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे? और उन लोगों की अपनी मेहनत से बनाई हुई उनकी ये छोटी छोटी दुकानें उन्होंने आधा से ज्यादा जीवन सिर्फ अपनी इन दुकान को बनाने में लगा दिया है। और इसी बीच कुछ गुंडे भी है जो कि आकर उनको धमकाते हैं और उन लोगों से हफ्ता वसूली करते हैं। और ग्रैनी किंग उनके हस्बैंड का बहुत ही जल्दी देहांत हो गया और इसीलिए अंकल किंग शू बहुत ही कम उम्र में काम पर लग गए। और जब मैं छोटी थी तब मुझे चित्र से याद है कि ग्रैनी किंग इस छोटी सी दुकान में अकेले काम किया करती थी और उनके लिए वो छोटी सी दुकान न केवल कमाई का जरिया है बल्कि उनकी फीलिंग्स भी उससे जुड़ी हुई है। साउदर्न सिटी में रहने वाले उन बुजुर्ग लोगों के लिए, उन बूढ़े लोगों के लिए वो जगह सिर्फ एक ऐसी पुरानी जगह नहीं है बल्कि उनके लिए एकमात्र ऐसी जगह है जो वो सभी लोग उसे अपना घर कह सकते हैं। और फिर येंशन उससे कहता है और तुम्हारा घर, उसका क्या? तो वो कहती है मेरे डैड को बहुत ही बुरी लत लगी थी जुए की और उसे जुए की लत के चक्कर में उन्होंने अपना वो घर बेच दिया और इस वक्त अब मेरे पास कोई भी घर नहीं है, लेकिन अभी भी
साउदर्न सिटी की उस जगह पर मेरी फीलिंग्स जुड़ी हुई है। यही एकमात्र जगह है जो कि मैं यहाँ से जाने के बाद भी जिसके बारे में बहुत ही ज्यादा सोचती हूँ। और हाँ येंशिन, मुझे ये भी बात बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि मुझे कोई भी हक नहीं है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँ, और अब मैं बस तुमसे यही उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम इन सभी बुजुर्ग लोगों का ध्यान रखोगे। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी येंशिन उसे रोकती हुई कहता है, क्याओ साउदर्न सिटी मीनिंगलेस नहीं है मेरे लिए। जब क्याओ 5 साल पहले तुम गायब हो गई थी तो मैं तब तुम्हें ढूंढने के लिए वहाँ पर गया था। ये सुन के उसी कहती है, क्या सच में? लेकिन येंशिन, अब तुम जो कुछ भी कहो उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे मन में अब तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और ये कहकर वो उस रूम से निकल जाती है और फिर वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए येंशिन की बात याद करने लगती है। क्याओ, मेरे लिए वो जगह बिल्कुल भी मीनिंगलेस नहीं है, क्योंकि 5 साल पहले जब तुम गायब हो गई थी उसके बाद मैं वो उस जगह तुम्हें ढूंढने के लिए गया था। फिर मम्मी कहती है, क्याओ तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि वो व्यक्ति धोखेबाज है, क्योंकि और तभी वो पाई शाउटिंग से टकरा जाती है। और पाई शाउटिंग कहता है, क्याओ तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। और वहीं क्याओ को कुछ समझ में नहीं आता और उसकी इस तरह आंखें देख वो आगे कहते हैं, क्याओ तुम्हारी ये आंखें। तभी वो अपनी नजर घुमा लेती है और पाई शाउटिंग कहता है, 1 मिनट रुको, क्या किसी ने तुम्हें उदास किया? क्याओ मुझे जवाब दो, क्या इस सब के पीछे वो है? और क्याओ कहती है, मैं बस उसके पास इसलिए गई थी क्योंकि मैं उससे ये पूछना चाहती थी कि साउदर्न सिटी में जो डेवलपमेंट हो रहा है क्या उसे रोका जा सकता है। फिर पाई शाउटिंग कहता है, अच्छा तो तुम इस बारे में परेशान हो। और फिर क्याओ कहती है, पाई शाउटिंग। और फिर पाई शाउटिंग कहता है, माफ करना क्याओ, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, लेकिन येंशिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस लड़की का जिक्र किया था वो लड़की जरूर तुम होनी चाहिए, है ना? और इसी के साथ साथ आज उसने तुम्हारी जान भी बचाई। तब वो कहती है, हाँ ऐसा हो सकता है। हाँ मैं ये बात मानती हूँ कि मैं उसे पसंद करा करती थी, लेकिन तब मुझ में समझ नहीं थी और मैं बहुत ही ज्यादा लापरवाह थी। वहीं सीढ़ियों पर येंशिन आकर उसकी ये सब बातें सुन लेता है। आगे कहती है, लेकिन मैंने इतनी सारी कठिनाइयों का सामना किया है, उसके बाद मुझे अंत में एहसास हो चुका है कि वो मेरे लिए बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं था, और इस सब से मुझे बहुत ही ज्यादा सबक मिला है। और फिर पाई शाउटिंग कहता है, अगर क्याओ तुम्हें अगर किसी के सपोर्ट और सहारे की जरूरत हो तो वो व्यक्ति मैं हो सकता हूँ, तुम इस बारे में जरूर एक बार अच्छी तरह से सोचना। और फिर क्याओ कहती, आज का मेरा दिन बहुत ही ज्यादा भारी रहा है, तो क्या तुम कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ सकते हो? तब वो कहता है, ठीक है क्याओ, तो फिर मैं चलता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम एक बार मुझसे बस कांटेक्ट कर लेना। तब वो कहती है, हाँ जरूर। और वहीं से पाई शाउटिंग चला जाता है और फिर येंशिन उसके पास आकर उससे कहता है, तो क्या क्याओ सच में तुम्हारे मन में अब मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है? और उसकी आवाज सुनते ही वो एकदम हैरान हो जाती है और आगे वो कहता है, तो फिर क्याओ तुमने अभी अभी मुझसे झूठ क्यों बोला था? और क्याओ मन में कहती, तो क्या उसने सब कुछ सुन लिया? और आगे बढ़ कहती है, मैं नहीं जानती कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी वो उसका हाथ पकड़ती हुई कहता है, क्याओ। वो कहती है, येंशिन तुम मेरा हाथ छोड़ दो। और तभी वो उसे एक जोरदार थप्पड़ दे मारती है। और फिर येंशिन दीवार पर जोर से हाथ रखती हुई कहता है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी सच में फीलिंग्स क्या है मेरे लिए। तो वो कहती है, क्या मेरी सच्ची फीलिंग्स तुम्हारे लिए? तो मैंने येंशिन भले ही एक समय पर तुमसे प्यार किया हो, लेकिन वो सब अब अतीत है। और येंशिन भले ही तुम एंगेजमेंट कैंसिल कर दो या फिर ना करो, लेकिन इस सब से अब मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और अब तुम्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, और अब प्लीज तुम मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो। और फिर येंशिन उसके क्लोज होते हुए कहता है, अगर मैंने सचमुच किसी लड़की से शादी कर ली तो तुम्हें कोई भी परवाह नहीं होगी, क्यों है ना? तब वो कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम दोनों के लिए खुशियों की कामना करूंगी। और तभी अचानक येंशिन उसे किस करने लगता है और उसे खुद को किस करता देख क्याओ मन में कहती है, ये तो पागल है। और फिर तभी वो उसके होठों को बाइट कर देती है और उसे खुद से दूर धकेलती हुए मन में कहती है, उसने अचानक हमला किया मुझ पर। लेकिन येंशिन उसे कस के पकड़कर किस करने लगता है और इसी दौरान उसके घाव खुल जाते हैं और ब्लीडिंग होने लगती है। और वहीं वो मन में कहती है,
ये व्यक्ति सचमुच पागल इंसान है, इतनी चोट लगने के बाद भी वो ये सब कर रहा है। और फिर क्याओ भी उसे जो कुछ कर रहा है उसे करने देती है। और फिर सिंसिफ्ट तर कुछ समय बाद येनशिन उसे छोड़ता है और फिर क्याओ से दूर होकर उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, येनशिन ऐसा लगता है कि पिछली बार जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था तब तुम होश में बिल्कुल नहीं थे, तुमने जो दोबारा ये सब करने की हिम्मत करी। और फिर येनशिन आगे कहता है, क्याओ मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम कुछ समय के लिए मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करोगी, लेकिन मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला हूँ और अब से मैं सिर्फ तुम्हारा पीछा करूंगा। फिर क्याओ से पर चिल्लाती हुई कहती है, तुम पागल इंसान, और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। और वहीं येनशिन का व्यक्ति क्याओ को रूम के बाहर आता देख वो सी कहता है, मिस क्याओ आपकी मिस्टर येनशिन के साथ कॉन्वर्जेशन कैसी रही। और वहीं क्याओ काफी ज्यादा आग बुबला हो रही होती है और उसे इस तरह देख वो काफी ज्यादा डर जाता है। और फिर येनशिन उस व्यक्ति के पास आती हुई कहता है, वू भाई क्या सब कुछ ठीक हो गया है। तब वो उसे कहता है, तब वो भाई कहता है, हाँ उन सभी बदमाशों को पकड़ लिया गया है और आपके कहे अनुसार उन सभी की अच्छी तरह से खातिरदारी हो रही है। और ये लीजिए मिस्टर येनशिन आपके लिए एक साफ कोट। और तभी उसकी नजर येनशिन के घाव पे पड़ती है और ये देख चिल्लाती हुई कहता है, आपका घाव खुल गया, मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह से चेकअप करवाना होगा। तब वो उससे कोट लेती हुई कहता है, नहीं इस सब की कोई भी जरूरत नहीं है, हाई स्पीड रेल का प्रोजेक्ट तैयार करो और इस सब में शामिल सभी बड़े सीनियर्स को इमरजेंसी मीटिंग के लिए इन्फॉर्म करो। तब वो भाई कहता है, हाँ ठीक है। और वहीं येनशिन को वो खुश देखता है और मन में कहता है, आखिरकार इन दोनों के मूड इतने अलग क्यों है। और फिर सिंसिफ्ट में रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर वो भाई ऑफिस में एंटर होते हुए कहता है, मिस्टर येनशिन सारे बड़े ऑफिसर्स मीटिंग रूम में पहुंच चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ मीटिंग रूम में सभी लोग एक दूसरे से बातें करते हुए कह रहे होते हैं, क्या कोई इम्पोर्टेंट बात है जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। तब दूसरा व्यक्ति कहता है, मुझे तो अभी थोड़ी देर पहले इस मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म किया गया है और मुझे इसीलिए इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और फिर येनशिन मीटिंग रूम में एंटर होता है और वो सभी लोग शांत हो जाते हैं। और फिर येनशिन उन सभी से कहता है, मैंने आप सभी को यहाँ इमरजेंसी मीटिंग में इसलिए बुलाया है क्योंकि आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। हमें इस हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में थोड़े चेंजेस करने होंगे। मैंने सोचा है कि साउदर्न पार्ट को छोड़कर 7 किलोमीटर मेन लाइन में जोड़ा जाएगा। और ये बात सुन वो लोग कहने लगते हैं, मिस्टर येनशिन प्रोजेक्ट को पहले ही फाइनल कर लिया गया है और प्रोजेक्ट में चेंजेस करने के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है। दूसरा व्यक्ति कहता है, हाँ गवर्नमेंट ने पहले ही इस प्रोजेक्ट के लिए परमिशन दे दी है और अचानक इसे चेंज करना हो सकता है कि गवर्नमेंट इसके लिए राजी ना हो। और फिर येनशिन कहता है, हाँ हालांकि मेन सिटी में जाने के लिए साउदर्न पार्ट से जाना काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा क्योंकि उस रास्ते से काफी ज्यादा पास पड़ेगा, लेकिन उस पार्ट में कई सारी रेसिडेंटल बिल्डिंग है, लेकिन अगर उस जगह डेवलपमेंट किया गया तो वहाँ पर ढेर सारी रेसिडेंटल बिल्डिंग है और अगर हम सभी लोगों को घर खाली करने के बाद वहाँ की जगह साफ करने लगे तो इस सब में बहुत ही ज्यादा समय जाएगा। और अगर इसके बजाय हम 7 किलोमीटर मेन लाइन की तरफ आगे बढ़े तो वहाँ पर ढेर सारे खेत है जो कि लाइन खेतों के बीच में से जाएंगी और इससे हमारा काफी ज्यादा समय बचेगा। और इस सबसे न ही हमें किसी को उनकी जगह खाली करने के लिए कहना पड़ेगा। और फिर कोई व्यक्ति कहता है, लेकिन मिस्टर येनशिन इस सब से तो लागत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर येनशिन कहता है, कैसा रहेगा अगर हम मेन लाइन में एक स्टॉप बनाते हैं तो। तब कोई कहता है, शहर में जाने के लिए हाई स्पीड रेल से सिर्फ 20 मिनट लगते हैं और इसीलिए हमें कोई भी स्टॉप बनाने की जरूरत नहीं है, इससे सिर्फ खर्चा बढ़ेगा। तो फिर ये इंश्योरेंस सभी से कहता है, करेंटली सिटी में सिर्फ एक ही डिज्नीलैंड है जो कि एंटरटेनमेंट का साधन है। और अगर फेस्टिवल में डिज्नीलैंड में लोग आते भी है तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हर चीज महंगी है, यहाँ तक कि टिकट भी बहुत ही ज्यादा महंगी है जिससे डिमांड भी कम होती है। तो कैसा रहेगा कि अगर हम स्टॉप के बाजू में ही एक एंटरटेनमेंट पार्क बनाते हैं। येनशिन की ये बातें सुन वो लोग हैरानी सी कहते, क्या अम्यूजमेंट पार्क? 1 मिनट रुको, क्या आपके कहने का मतलब ये है कि स्टॉप के पास की जमीन को हम यूटिलाइज करेंगे और वहाँ पर एक एंटरटेनमेंट पार्क बनाएंगे और इसी के साथ साथ हम और भी चीजें कर सकते हैं? तब वो कहता है, हाँ तुमने सही कहा। और हालांकि साउदर्न पार्ट की कई सारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया गया हो और वहाँ से पास में सिर्फ एक ही ट्रेन ट्रैक है और इसके अलावा वहाँ पर कोई भी पास में एरिया खाली नहीं है और वहीं हम जहाँ स्पॉट बनाने वाले हैं वो जगह अलग है। तो आप लोग बताइए, साउदर्न पार्ट में से हाई स्पीड ट्रेन की
की लोकेशन ट्रांसफर करने से क्या किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं। और वो सभी लोग येनशन की बात से सहमत होते हैं और फिर उनमें से कोई एक व्यक्ति कहता है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि ये प्लान पॉसिबल है। फिर एक और पर्सन कहता है हाँ मैं भी इस प्लान के लिए तैयार हूँ। और फिर सिर्फ ट्विटर में एक वीक के बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर कियाओ एन से कह रही होती है ग्रैंडमा किंग को होश आ गया है और इसीलिए मैं उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो एन अच्छी लड़की बनो और आंटी रेन की बात सुनना। और फिर रेन कहती है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो कियाओ, मैं घर पर उसका ध्यान रखूंगी। और फिर रेन आगे कहती है मम्मी ग्रैंडमा जल्दी ठीक हो जाए और उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाए और फिर उसके बाद मैं भी उनसे मिलने जाना चाहूंगी। तब वो कहती है हाँ ठीक है और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका फोन रिंग होता है और बाहर निकलती हुई कहती है हेलो। और पाई शॉटिंग उससे कहता है कियाओ सिटी के नॉर्थ साइड में हमने प्रोजेक्ट सिक्योर कर लिया है। ये सुन वो उससे कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो मतलब अब मैं बेफिक्र हो सकती हूँ। और फिर पाई शॉटिंग कहता है वैसे मेरे पास एक और अच्छी खबर है। ये सुन वो कहती है क्या। और फिर पाई शॉटिंग उससे कहता है अगर तुम एक दिन के लिए मेरे साथ डेट पर चलोगी तब मैं तुमको वो बात बताऊंगा। क्या उससे कहती है मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ तो तुम्हें मुझे वो बात बताने की जरूरत नहीं है। तो वो घबराते हुए कहता है रुक जाओ कॉल कट मत करना। ठीक है और मैं तुमको वो बात बताता हूँ सिटी के नॉर्दर्न साइड से जो हाई स्पीड ट्रेन गुजर रही थी उस गवर्नमेंट की तरफ से उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया गया है। ये सुन वो कहती है क्या सच में। और फिर वो येनशन को याद कर मन में कहने लगती है क्या वो सच में गवर्नमेंट को उनका प्लान चेंज करने के लिए मनाने में कामयाब रहा। और पाई शॉटिंग आगे कहते है और इस न्यूज की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है तो मेरे ख्याल से ग्रैंडमा किंग और साथ ही अंकल को भी कुछ खुशखबरी के बारे में पता नहीं चला होगा। फिर क्या वो कहती है ये बिल्कुल सही समय पर खबर आई है, मैं ग्रैंडमा को देखने के लिए हॉस्पिटल जा ही रही थी और अब मैं वहाँ पर जाकर उनको ये खुश खबर बताती हूँ। और फिर पाई शॉटिंग कहता है ठीक है क्या मैं गेट पर हूँ तुम आ जाओ हम साथ में चलते हैं। और तभी अचानक वहाँ पर शुइमो कार लेकर आ जाता है और कार से उतरते हुए उससे कहता है पाई शॉटिंग तुम फिर से। तो पाई शॉटिंग कहता है ये तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। और फिर शुइमो कहता है ये किस तरह का शोर है। और पाई शॉटिंग आगे कहता है तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। और वहीं क्यों भारती भी कहती हूँ शुइमो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब शुइमो से कहता है मैंने अभी अभी एक नई कार खरीदी है तो चलो साथ में घूम कर आते हैं। फिर क्या उसे कहती है लेकिन आज तो मैं एक पेशेंट को देखने के लिए हॉस्पिटल जा रही हूँ। ये सुन वो कहता है क्या हॉस्पिटल जा रही हो। पाई शॉटिंग कहता है हाँ आज हमारे पास बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम है। तब शुइमो कहता है ये तो बिल्कुल सही समय है, वैसे भी आज मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है तो चलो साथ में चलते हैं। पाई शॉटिंग उसकी ये बातें सुनो सी कहता है आखिरकार तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। तब शुइमो चिढ़ती हुई कहता है क्यों क्या मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता। और फिर सिर्फ कुछ समय बाद वो तीनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और क्या उन दोनों से कहती है ओ मुझे लगता है कि मैंने रजिस्ट्रेशन डेस्क पर ही अपना फोन छोड़ दिया है तो तुम दोनों आगे बढ़ो मैं आती हूँ। फिर वो दोनों कहते रुको क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और शुइमो को भी ऐसा कहता है देख पाई शॉटिंग उससे कहते है क्या तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट काम नहीं है क्या, तुम जाकर ग्रैंडमा का ध्यान रखो। शुइमो से कहते है मेरे लिए क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आखिरकार तुम उससे इतना क्यों चिपक रहे हो। और वहीं क्या जाकर अपना फोन लेती है और उनसे कहती है आपका शुक्रिया। और तभी अचानक डॉक्टर एक मरीज को लेकर तेजी से आगे बढ़ती हुई कहते हैं सभी लोग सामने से हट जाओ इमरजेंसी है। और तभी अचानक वहाँ पर येनशन आकर क्याओ को बचा लेता है और आगे उससे कहता है क्याओ तुम दिन ब दिन एक कैट की तरह और भी ज्यादा तेज होती जा रही हो। वहीं क्याओ उससे कहती है और वहीं तुम दिन ब दिन और भी ज्यादा बेशरम होते जा रहे हो। और उसे ये कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है और फिर वो पलटती हुई कहती है आखिरकार तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तब येनशन उससे कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। तब वो उसे कहती है ये तो साफ है। और फिर कुछ समय बाद वो लगातार उसका पीछा करने लगता है और फिर थक हार क्याओ रुक जाती है और पलटती हुई उससे कहती है अगर येनशन अगर तुम इसी तरह मुझे फॉलो करते रहे तो मैं पुलिस में कॉल कर हैरेसमेंट का तुम पर केस करूंगी। और तभी वहाँ पर शिशु आती हुई कहते हैं मिस क्याओ ये दोनों व्यक्ति आपको ढूंढ रहे थे और मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप मिस्टर येनशन के साथ होंगी। और उनकी ये बातें सुन क्याओ मन में कहती है क्या येनशन
येनशन पहले से ही यहाँ पर है। और येनशन उनसे कहता है मैं कुछ ताजी हवा के लिए थोड़ा बाहर आया था और तभी मैंने देखा डॉक्टर एक पेशेंट को तेजी से ले जा रहे होते हैं और मैंने जाकर मिस कियाओ की जान बचाई और उस वक्त मेरी मिस कियाओ से मुलाकात हुई। और शिमो कहता है येनशन क्या ही टाइमिंग थी। तब वो उसे कहता है ये सिर्फ एक संयोग था। और फिर शिशु कहता है मिस कियाओ मेरी मॉम अभी ही आपके ही बारे में पूछ रही थी, चलिए अंदर चलते हैं। तब कियाओ कहती है हाँ ठीक है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और शिशु कहता है मॉम देखिए कौन आया है। और फिर वो तीनों भी एक साथ एंटर होने लगते हैं लेकिन वो गेट में फंस जाते हैं। और फिर अंदर से लेडी क्लीनर बाहर निकलती हुई कहती है तुम लोग रास्ते से हट जाओ। और वो तीनों एकदम हैरान हो जाते हैं और रास्ते से हट जाते हैं। और फिर वो लेडी वहाँ से आगे बढ़ती हुई कहती है ये तीनों लड़के एकदम अजीब तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, वो भी बिना किसी कारण के। इस पर शुइमो और शाउटिंग एकदम शांत रहते हैं और वही मौका देखकर येनशन अंदर चला जाता है। और वहीं अंदर कियाओ कहती है आंटी किंग क्या आपने मुझे पहचाना। तब ग्रैंडमा कहती है हाँ कियाओ मैंने तुमको पहचाना और मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, बचपन में जब तुम मेरी शॉप पर आया करती थी तो तुम्हें मेरी शॉप के फ्रेंच फ्राइज खाना काफी ज्यादा पसंद था। उनकी ये बात सुन वो उनसे कहती है ग्रैंडमा आपको इतने सालों के बाद भी मैं याद हूँ। ग्रैंडमा उससे कहती है हालांकि मेरी उम्र हो चुकी है लेकिन मेरी याददाश्त एकदम बूढ़ों वाली बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा मैंने तो तुमको छोटे से बड़ा होते हुए देखा है तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ कियाओ। और कियाओ थोड़ी बड़े होने के बाद वैसे तुम कहाँ चली गई थी। तब वो उनसे कहती है उस समय मेरे डैड पर बहुत ही ज्यादा कर्ज हुआ करता था और कर्ज के खातिर उन्होंने वो घर बेच दिया। और फिर ग्रैंडमा उसके सर पर हाथ घुमाती हुई कहती है लड़की इन कुछ सालों में तुम्हारी जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल भरी रही है। और फिर क्या वो कहती है लकीली ग्रैंडमा लेकिन अब मैं इन सब चीजों से उबर चुकी हूँ। और वहीं येनशन उसकी ये सब बातें सुन मन में कहता है वो खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रही है। और वहीं कियाओ आगे उनसे कहती है वैसे ग्रैंडमा मेरे पास आपको सुनाने के लिए एक अच्छी खबर है। सिटी के साउदर्न साइड में जो हाई स्पीड रेल में आपका एरिया जा रहा था वो उसे ट्रांसफर कर दिया गया है। उसकी ये बात सुनते ही ग्रैंडमा मुस्कुराती हुई कहती है कियाओ मुझे ये बात पहले से ही पता है। आज सुबह ही ये लड़का यहाँ पर आया और उसने ये अच्छी खबर सुनाई। और ये बात कहते हुए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कहूँ लेकिन कियाओ तुम्हें और इस लड़के को बहुत बहुत शुक्रिया। फिर येनशन उनसे कहता है आपको इस सब के लिए बोझ महसूस करने की जरूरत नहीं है। हाई स्पीड रेलवे का बदलाव एक बड़े पैमाने पर बेहतर योजना के लिए किया गया है। और फिर कियाओ मन में कहती है अच्छा तो वो यहाँ पर इस काम के लिए आया था। और फिर शिशु कहता है मिस कियाओ और मिस्टर येनशन बाद में मैं जब दुकान जाकर खोलूंगा तब आप वहाँ पर खाना खाने के लिए आइएगा, मैं आपको अपनी तरफ से फ्री में दावत देना चाहता हूँ। फिर तभी शुइमो येनशन के सामने आकर उसे ब्लॉक करती हुई कहता है कियाओ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए एक फ्री की दावत मिली है। और फिर पाई शाउटिंग कहता है अंकल शिशु अगर आपको कोई भी और मदद की जरूरत हो तो आप मुझसे बेझिझक कह सकते हैं। और फिर शिशु कहता है पाई शाउटिंग में सच में तुम्हारी मदद के लिए सराहना करता हूँ। और फिर शुइमो कहता है मुझे भी शामिल करिए क्योंकि मैं वहाँ पर एक पुराना स्टोर फिर से दोबारा खोलने जा रहा हूँ और इसीलिए मुझे वहाँ पर बहुत सारी तैयारी करनी है। और अगर आपको आपकी दुकान में किसी के एम्प्लॉयज की जरूरत हो और आपको ना मिले तो मैं आपको एम्प्लॉय प्रोवाइड करवाऊंगा। और वो दोनों ही अच्छे बनने लगते हैं उनके सामने। और वहीं ये सब देख येनशन बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। फिर सुशी आगे कहते साथ ही ये लड़का भी काफी ज्यादा अच्छा है। और फिर शुइमो कहता है येनशन वैसे मैंने सुना है कि हाल ही में तुमने एक नया अपार्टमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया है तो इसीलिए तुम्हें तो काफी ज्यादा बिजी रहना चाहिए क्यों है ना। पर वो उसे कुछ नहीं कहता। और फिर शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग हमें एक रेस्टोरेंट में दिखाए जाते हैं। और शुइमो कहते हैं अंकल शिशु आपको ये जगह कैसी लगी और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये काफी नहीं है तो मैं किसी से कहकर उसे फिर से यहाँ पर साफ करने के लिए कहूँगा। फिर पाई शाउटिंग कहता है मैंने अभी यहाँ के सारे इक्विपमेंट चेक किए हैं, सभी बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं। साथ ही में आपके इस रेस्टोरेंट को मैंने डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर भी कर दिया है। और वहीं येनशन चुपचाप बैठा हुआ होता है और अंकल शिशु कहते हैं ओ मुझे तो सचमुच समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ। आप लोगों ने सच में इतनी जल्दी मेरे इस रेस्टोरेंट को फिर से
खोल दिया। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति कहता है, बॉस मुझे एक और ऑर्डर लिखवाना है, मुझे आपके सिग्नेचर फ्राइड बंस चाहिए। शिशुसी कहता है, हाँ जरूर, और गाइस तुम काफी ज्यादा भूखे होंगे क्यों है ना, तो मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ और आप खा के बताइएगा कि आपको मेरी कुकिंग स्किल्स कैसी लगी। क्या वो कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी शिशु का फोन रिंग होने लगता है और फिर वो कॉल उठाता है और फिर क्या हैरानी सी कहती है, अंकल शिशु क्या कोई चीज की जरूरत है? तो वो सी कहता है, कुछ नहीं, बस टेस्ट रिपोर्ट आई है और उस पर सिग्नेचर करने के लिए उन्होंने मुझे हॉस्पिटल बुलाया है, तो इसीलिए अब मुझे जाना होगा। तो तब तक क्या हो, तुम बंस फ्राई करो, मैं तुरंत जाकर जल्दी से वापस आता हूँ। और फिर येंशन खड़ा होते हुए कहता है, आप इस सबको मुझ पर छोड़ दीजिए, मैंने इससे पहले भी ऐसा कुछ किया हुआ है। और फिर सिंसिफ्ट कुछ समय बाद येंशन वो मोमोज जैसी कुछ चीज बना लेता है और फिर हम येलू को देखते हैं और वो कहता है, अच्छा तो तुमने इसके लिए मुझे यहाँ पर बुलाया? और फिर येंशन उससे कहता है, कितना समय हो चुका है बताओ? तब येलू कहता है, 15 मिनट्स हो चुके हैं। और फिर येंशन उन सभी पर हनी डाल देता है और येलू कहता है, येंशन मानना पड़ेगा कि तुम ब्रश से हनी लगाते हुए काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। और फिर वहाँ पर क्या चुपके से आती हुई मन में कहती है, क्या वो सच में खाना बनाना जानता है? और आनिया की ग्रैंडमा से मिलने से पहले वो कैसे रहता था? और फिर क्या के पास शुइमो आती हुई कहता है, आखिरकार वो व्यक्ति यहाँ से चला गया और अब यहाँ पर शांति है। वो पाई शाउटिंग की बात कर रहा है और उसकी ये बातें सुन किया मन में कहती है, ये दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं? और वहीं 5 मिनट पहले पाई शाउटिंग ने किया उसे कहा था, किया मेरे पार्टनर ने अचानक आने से मना कर दिया और अब इसीलिए मुझे तुरंत कंपनी भागना होगा, तो चलो मैं मिलता हूँ तुमसे फिर। और प्रेजेंट में शुइमो से वो ट्रे लेती हुई कहते हैं, किया ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, और वैसे तुम इस वक्त क्या सोच रही हो? और फिर 5 मिनट बाद येलू येंशन से कह रहा होता है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि कियाओ ने तुम्हें इस तरह खाना बनाते हुए नहीं देखा। और फिर येंशन पीछे घूमकर देखता है और वहीं पर दूर शुइमो और कियाओ साथ में खड़े हुए होते हैं और येलू आगे बढ़ती हुई कहता है, वैसे तुम, और तभी देखता है कि वो वहाँ से गायब हो चुका होता है। और वहीं येंशन उन दोनों को इंटरप्ट करती हुई कहता है, ये देखो ये बन चुका है। और फिर कियाओ उसे देख वो उससे वो प्लेट ले लेती है और चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाती है। और फिर शुइमो उससे कहता है, येंशन तुमने ये स्किल्स कब सीखी? मुझे इस बारे में पता कैसे नहीं चला? तब येंशन उससे कहता है, तुम्हारी याददाश्त बहुत ही ज्यादा बेकार है और अच्छी ही बात है कि तुम्हें ये बात याद नहीं है। तो फिर वो उससे आगे कहता है, ठीक है येंशन, अगर तुम इस बारे में मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, वैसे भी बचपन से ही तुम ऐसे ही हो और मुझे तो अब इसकी आदत हो चुकी है। इस पर येंशन उसे कुछ नहीं कहता और वहीं क्या जाकर वो डम्पलिंग्स कस्टमर को देती है और कहती है, प्लीज एंजॉय। और ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है और तभी एक लड़की कहती है, मिस 1 मिनट रुकिए। फिर क्या उनके पास आती है और वो उनसे कहती है, मिस वो व्यक्ति एक मॉडल की तरह लग रहे हैं और क्या वो आपके बॉयफ्रेंड है? फिर दूसरी लड़की कहती है, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, अंदर किचन में जो व्यक्ति था वो उससे ज्यादा हैंडसम है और मेरे ख्याल से वो उनके बॉयफ्रेंड होना चाहिए, क्यों मैं सही हूँ ना? और पहली लड़की कहती है, हाँ शायद से ऐसा हो सकता है, और वो खाना बनाते हुए काफी ज्यादा स्वीट लग रहे थे। तो फिर क्या उनसे हिचकिचाती हुई कहती है, नहीं उन दोनों में से कोई भी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। और मन में कहती है, ये सभी लड़कियां येंशन को खाना बनाती हुई देख रही थी। और वहीं शुइमो येंशन से कह रहा होता है, येंशन तुमने पब्लिकली आकर आनिया से सगाई तोड़ दी, क्या इस सब की वजह क्या है? इस पर वो उससे कहता है, भले ही क्या अगर वापस नहीं भी आई होती तब भी मैं आनिया से शादी नहीं करता। फिर शुइमो कहता है, लेकिन येंशन तुम्हें अब ये बात अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए कि क्या अब तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाली और अब उसकी एक ही व्यक्ति रक्षा कर सकता है और वो हूँ मैं। तो फिर येंशन कहता है, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं ना? तो फिर शुइमो कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। उससे बातें करते हुए तभी वो रुक जाता है और मन में कहता है, 1 मिनट रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये नहीं जानता कि 5 साल पहले क्या हुआ था? और फिर येंशन आगे उससे कहता है, मैं तुम्हें काफी अच्छी तरह से जानता हूँ और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ जानते हो? और वहीं शुइमो मन में कहता है, येंशन के रिएक्शन को तो देखकर ऐसा लगता है कि उस समय जो हुआ था वो वैसा नहीं था जैसा कि क्याओ ने बताया था, और शायद से क्याओ भी इस बारे में अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं जानती कि हुआ क्या था। और फिर आगे शुइमो से कहता है, मेरा मतलब ये था कि 5 साल पहले आप जानते थे कि क्याओ ने आपको छोड़ दिया है और इसका फैसला किया है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। और फिर तभी अचानक वहाँ पर एक लड़की एंटर होती हुई कहती है, मिस्टर शुइमो
शुइमो, अच्छा तो आप यहाँ पर है। और शुइमो से वहाँ देख कहता है गुफेंग तुम मेरा पीछा कर रही हो। गुफेंग उसी कहती है मिस्टर शुइमो मैं आपको यहाँ ये बात याद दिलाने के लिए आई हूँ कि 1.5 घंटे में आपकी एक मीटिंग है और मैं अपने साथ डॉक्यूमेंट भी लाई हूँ, ये रहे वो डॉक्यूमेंट। और इस मीटिंग में चेयरमैन भी शामिल होने वाले है तो इसीलिए आप बिल्कुल भी अब्सेंट नहीं हो सकते। शुइमो से वो डॉक्यूमेंट लेते हुए कहता है ठीक है मैं समझ गया। और फिर वो येंशन के पास जाकर उससे कहता है येंशन मैं क्याओ का पीछा नहीं छोड़ूंगा और एक दिन देखना मैं तुमसे भी आगे निकल जाऊंगा। तब वो इस पर उससे कहता है ठीक है मुझे भी इस दिन का इंतजार रहेगा, देखते हैं कि तुमसे बोलते हो या फिर करते भी हो। और फिर शुइमो तेजी से क्याओ के पास जाती हुई कहता है ओ क्याओ अब मुझे जाना होगा। और वहीं वो लड़कियां उसे इस तरह देख पागल हो जाती है और क्याओ शुइमो को दूर धकेलती है। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर शिशु उन दोनों से कह रहा होता है बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है और इस सब के लिए मैं तुम दोनों से माफी चाहता हूँ। और तुम दोनों ये लो, मैंने तुम दोनों के लिए अभी अभी ये बनाया है और ये अभी भी गर्म है, प्लीज तुम दोनों इसे एक्सेप्ट कर लो। और फिर क्या वो कहती है ओ आपका शुक्रिया। और फिर वो दोनों उससे लेने लगते हैं तभी उन दोनों का हाथ टकरा जाता है और कियाओ तुरंत अपना हाथ खींचती हुई कहती है आपका शुक्रिया अंकल किंग शिशु। रियंशन भी कहता है अंकल आपका शुक्रिया। और फिर किंग शिशु उन दोनों से कहता है मदद के लिए तुम दोनों का ही शुक्रिया और जब भी तुम वापस आना चाहो तो आ सकते हो और मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को फ्री में दावत दूंगा। और फिर क्या होगा कहती है मैं पहले ही अपनी कंट्री आर जाने का प्लान बना रही हूँ, लेकिन अगर कोई मौका मिला तो मैं आपसे और ग्रैंडमा से मिलने जरूर आऊंगी। और फिर शिशु आगे कहता है ये तो एक अफसोस की बात है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। और फिर क्या वहाँ से आगे बढ़ती हुई कहती है गुड बाय अंकल शिशु। शिशु उनसे कहता है तुम्हें कभी भी मौका मिला तो तुम जरूर वापस आना। और फिर कियाओ टैक्सी में बैठकर वहाँ से जाने लगती है और वहीं किंग शिशु उससे कहता है शिशु कहता है येंशन तुमने कियाओ को ये बात क्यों नहीं बताई कि ये फूड तुमने ही बनाया था। तब येंशन कहता है वो इसलिए अगर मैं उसे बता देता तो शायद वो तब ये एक्सेप्ट नहीं करती। और शिशु आगे कहता है दरअसल मेरी मॉम ने भी देखा कि तुम दोनों एक दूसरे की कितनी ज्यादा परवाह करते हो, हालांकि इस बार में मुझे ठीक से तो पता नहीं है कि तुम दोनों के बीच में हुआ क्या था। तुम्हारे आसपास जो कोई भी है उसकी कदर करो, यही इम्पोर्टेंट है। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर येंशन अपने घर पहुँच जाता है। ये लूसी कहता है हम पहुँच गए हैं। येंशन क्या तुम भावुक हो? येंशन कहता है कुछ नहीं, बस मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने कभी भी पहले उसे अच्छी तरह से जाना ही नहीं। और मन में कहता है और अब जाकर मुझे पता चला कि जब कियाओ छोटी बच्ची हुआ करती थी जब वो किंग फैमिली की शॉप पर बंस खाना जाया करती थी। और आगे येंशन कहता है और ये लो तुम्हारा आज का पेमेंट। तब ये लूसी कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस मेरा फर्ज था एक दोस्त होने के खातिर। की बात सुन वो सी कहता है तुम अचानक अपना मन क्यों बदल रहे हो? तब ये लूसी कहता है आज मैंने तुम्हें अपने प्यार की खातिर खाना बनाते हुए देखा और ये जर्नी मेरे लिए वर्थ इट थी। और हालांकि ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि कियाओ जल्दी ही इस कंट्री को छोड़कर जा रही है। फिर येंशन उसे वो पार्सल देती हुई कहता है ये लो तुम्हारे रात के लिए स्नैक्स। ये लो उससे वो लेती हुई कहता है ओ और अब तुम तो और भी ज्यादा थॉटफुल हो चुके हो, प्यार के कारण जो तुम्हें दुख मिला है तुम उससे बिल्कुल एक इंसान की तरह बर्ताव कर रहे हो अब। और फिर येंशन कार से निकलती हुई कहता है क्योंकि ये लो तुम्हें मेरा हाथ का बना खाना काफी ज्यादा पसंद आया, उससे मैं जब भी तुमसे काम करवाऊंगा तो तुम्हें पैसे देने के बजाय मैं तुम्हें अपने हाथ से बना खाना ऑफर करूंगा। और उसकी ये बातें सुन वो चिल्लाती हुई कहता है येंशन तुम बदमाश। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निंगशी और वो सभी लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। और फिर तभी उसका फोन रिंग होने लगता है और कॉल उठाकर वो कहती है हेलो जैक, एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ। जैक उससे कहता है क्या मैंने तुम्हें कॉल इसलिए किया है क्योंकि प्लान में थोड़ा चेंज है और इसीलिए तुम्हें थोड़ी और दिन उसी कंट्री में रहना होगा। उसकी ये बातें सुन के चौंकती हुई कहती है क्या? जैक कहता है हाँ ये सिचुएशन ऐसी है और ये सब अचानक हुआ। रोती हुई कहता है और अगर तुमने मेरी मदद नहीं करी तो ये कंपनी डूब जाएंगी, प्लीज प्लीज किया तुम मेरी मदद करो। और जैक की ये सब बातें सुन के कहती है ठीक है मैं समझ सकती हूँ। ये सुन जैक कहता है क्या तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो, मुझे पता था कि तुम मेरी बात मानोगी और तुम्हारे रहने के लिए
पहले ही जगह का बंदोबस्त कर दिया गया है, मैं तुम्हें वहाँ का एड्रेस सेंड करता हूँ। और फिर कॉल कट हो जाता है और रेन हैरानी सी कहती है क्या हुआ क्याओ। रेन भी कहती है मॉम। क्याओ कहती है जैक ने एक नया प्रोजेक्ट लिया है और जो यहाँ पर डिजाइनर आने वाला था अचानक उसने आने से मना कर दिया। लास्ट मोमेंट पे कोई और डिजाइनर ढूंढना मुश्किल था और इसीलिए जैक ने कहा है कि थोड़े दिन हमें यहाँ और रुकना होगा। रेन कहती है तो क्या अब हमें पाई शाउटिंग के विला वापस जाना होगा। अब क्या कहती है जैक ने कहा है कि उसने रहने की जगह का बंदोबस्त कर लिया है। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट पाई शाउटिंग का नहीं है, इसीलिए उसके विला में रहना ठीक नहीं रहेगा। और एन अभी मम्मी वापस कंट्री आर नहीं जा सकती और अगर तुम चाहती हो तो तुम आंटी रेन के साथ कंट्री आर वापस जा सकती हो पहले, या फिर तुम मेरे साथ यहीं पर रुकना चाहूंगी। अब एन कहती है नहीं मॉम, मैं आपके साथ यहीं पर रुकना चाहती हूँ। रेन कहती है और मैं भी यहीं पर रहूंगी तुम्हारे साथ। और फिर शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर रेन कह रही होती है वाओ क्या यहाँ की सीनरी कितनी ज्यादा बढ़िया है। रेन कहती है मॉम जल्दी आइए और ये देखिए। और फिर क्या कहती है समझ गई और बाद में तुम अपना सामान पैक करना मत भूलना, मैं अभी जाकर कुछ जरूरत का सामान लेकर वापस आती हूँ। और फिर क्या दूसरी जगह पहुँचती है और एक व्यक्ति उससे कहता है क्या आप मिस क्या है, मिस्टर वेंग आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं, प्लीज मेरे साथ आइए। और फिर क्या मिस्टर वेंग से जाकर मिलती है और मिस्टर वेंग कहते हैं मिस क्या आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। और क्या कहती है मिस्टर वेंग आप बहुत ही ज्यादा दयालु है और मैंने पहले ही जैक के साथ जनरल सिचुएशन पे बातें कर ली है। और क्या आपके पास इस अपार्टमेंट को लेकर क्या कोई आपके दिमाग में डिजाइन है, तो अगर ऐसा है तो आप मुझे बता सकते हैं। और फिर वांग कहते है मिस क्या ऐसा लगता है कि आप अपने काम को लेकर काफी ज्यादा डेडिकेटेड है, लेकिन जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे है। ये सुन के हैरानी सी कहती है क्या एक और व्यक्ति। और तभी वहाँ पर कोई आती हुई कहता है माफ करना। और क्या पीछे घूमती हुई कहती है ये आवाज तो। और वहीं येंशन एंटर होती हुई कहता है माफ करना मैं लेट हो गया। और वहीं वांग कहता है देखिए मिस्टर येंशन आ गए। क्या मनमी कहती है वो, और तभी उसके हाथ पर वाइन गिर जाती है। वांग उनसे कहता है कोई बात नहीं हम भी अभी अभी ही पहुँचे हैं। और वहीं वो वेटर कहता है माफ करिएगा मिस कियाओ। तब क्या कहती है ठीक है कोई बात नहीं और अब तुम जाकर अपना काम कर सकते हो। और वहीं वैंग उसको इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है मिस कियाओ ये है मिस्टर येंशन और इन्होंने हमारे परिवार के खातिर हमारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है और ये इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े इन्वेस्टर भी है और आपको एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह जान लेना चाहिए क्यों है ना। फिर येंशन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है मिस कियाओ पाई फैमिली के प्रोजेक्ट में हम दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक रहेगा। और वहीं वैंग कियाओ को हाथ आगे ना बढ़ाता देख कहता है मिस कियाओ। और वहीं कियाओ गुस्से से मन में कह रही होती है ये व्यक्ति फिर से आखिरकार क्या ही सहयोग है ये। फिर वागी कहती है माफ कीजिएगा मुझे सबसे पहले वॉशरूम जाकर अपनी ड्रेस ठीक करनी है। और ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ जाने लगती है और वंग कहता है मिस कियाओ एक मिनट। और तभी अचानक उसका फोन रिंग होने लगता है और फिर वो येंशन से कहता है मिस्टर येंशन एक मिनट में बस ये कॉल को पिकअप करके आता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ वॉशरूम में कियाओ अपनी ड्रेस साफ कर रही होती है और फिर तभी वहाँ पर येंशन आती हुई उसी कहते हैं क्या जैक ने तुम्हें ये नहीं बताया कि वांग फैमिली के इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा इन्वेस्टर मैं हूँ। और फिर कियाओ कहती है तुम्हें क्या लगता है। और फिर तभी येंशन उसे दीवार की तरफ पुश करती हुई कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो। और फिर कियाओ गुस्से में उससे कहती है तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर येंशन कहता है हालांकि मेरा इसमें भी कुछ स्वार्थ है, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन इस काम को लेकर मुझे तुम्हारे डिजाइन पर पूरा भरोसा है। फिर कियाओ कहती है तो क्या ऐसा हो सकता है कि सबके पीछे तुम। और येंशन कहता है कियाओ तुमने क्या ही अनुमान लगाया है। और फिर कियाओ कहती है पहले मैं ये सोच रही थी कि इतने सारे सहयोग एक साथ कैसे हो सकते हैं, लेकिन जब मैंने तुमको यहाँ पर देखा तब मुझे सारी बात समझ में आ गई। तो फिर वो सी कहते है सच में कियाओ तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। तो फिर कियाओ कहती है तारीफ की कोई जरूरत नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सिचुएशन में अगर मिस्टर वांग ने हमें एक दूसरे को इस तरह देख लिया तो यह हम दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होगा और इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम दूर हट जाओ। वहीं बाहर साइड वांग एंटर होती हुई कहता है इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ मिस्टर येंशन। वो लोग कहाँ गए। मिस
मिस कियाओ, क्या आप अभी भी वॉशरूम में हैं? और वहीं कियाओ घबराती हुई मन में कहती है क्या वो इस तरफ आ रहा है? और फिर वो वॉशरूम में एंटर होती हुई कहता है मिस कियाओ, क्या मिस्टर यानशन ने आपको बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं? और तभी यानशन खुद को और कियाओ को गेट के पीछे छुपा लेते हैं। और वहीं वांग वहाँ पर किसी को न देख कहता है ये तो अजीब बात है, वो दोनों ही यहाँ पर नहीं है। फिर कियाओ धीरे से कहती है यानशन तुम शांत रहना। और वहीं वांग कहता है लगता है मुझे मिस्टर यानशन को कॉल करना होगा। और उसकी ये बात सुन कियाओ धीरे से उससे कहती है यानशन तुम्हारा फोन ऑफ तो है ना? वो उससे कहता है नहीं। ये सुन वो गुस्से में कहती है तुम, और फिर तभी उसका फोन रिंग होने लगता है। वहीं बाहर टेबल पर यानशन का फोन रखा हुआ होता है। वांग ये देख रानी से कहता है अरे नहीं मिस्टर यानशन तो अपना फोन यहीं पर छोड़ के गए हुए हैं, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि वो यहीं आसपास कहीं होने चाहिए। और कहीं कोई फूड में गड़बड़ तो नहीं है ना, मुझे जाकर एक बार चेक करना चाहिए। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। और फिर यानशन धीरे से क्या उसे कहता है तुमने मुझसे सिर्फ यह पूछा कि मैं अपना फोन बंद कर सकता हूँ क्या? वांग वहाँ से चला जाता है। और फिर निंगसी यानशन को दूर धकेलती हुए उससे कहती है यानशन आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो? तब यानशन उससे कहता है मैं बस तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। और फिर कियाओ जैक की बातें याद करने लगती है, कैसे वो उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था। और फिर वो आगे उससे कहती है ठीक है यानशन मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे मुआवजा देना होगा, वो भी 3 गुना। और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इस बारे में अच्छी तरह से सोच लो। तब वो कहता है मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, अगर तुम चाहती हो तो मैं इतना ही नहीं इससे कई ज्यादा तुम्हें दे सकता हूँ। और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। और आगे यानशन कहता है तो चलो फिर से एक कॉन्ट्रैक्ट पर 3 दिनों में साइन करते हैं, तैयार होना? तब वो कहती है हाँ ठीक है जो भी हो। और फिर वो वहाँ से बाहर निकलने लगती है। तभी सामने वैंग आ जाता है और हैरानी से कहता है मिस कियाओ आखिरकार आप वापस आ गई। मिस्टर यानशन आप भी वापस आ गए। और उन दोनों को देख हैरानी से मन में कहते हैं आखिरकार ये दोनों इतने अजीब क्यों लग रहे हैं? और फिर आगे कियाओ कहती है माफ करिएगा मिस्टर वैंग, मुझे अचानक कुछ काम आ गया है, अगर आप दोनों के बीच में कुछ बातें हो जो इम्पोर्टेंट हो तो आप दोनों मुझे मेल कर दीजिएगा। वैंग हैरानी से कहता है क्या अचानक? यानशन कहता है लैंडस्केप डिजाइन अगर इतना ज्यादा अर्जेंट मैटर है तो आपको जाकर उससे सबसे पहले डील करनी चाहिए, और मुझे अपकमिंग कॉपरेशन का इंतजार रहेगा। और फिर वांग कहता अगर मिस कियाओ अगर ऐसी बात है तो आपको जाकर अपना काम निपटाना चाहिए। और ऐसा लगता है कि ये काम काफी ज्यादा अर्जेंट है। और वहीं से कियाओ गुस्से से निकलने लगती है। और फिर यानशन कहता है हाँ ऐसा ही लगता है। और फिर सीन शिफ्ट तरह यानशन के ग्रैंडफा को देखते हैं, जो कि यानशन का वो इंटरव्यू देखता है जहाँ पर उसने अन्या से अपनी एंगेजमेंट तोड़ी थी। और ये इंटरव्यू देख उसके ग्रैंडफा और भी ज्यादा गुस्से हुए कहते ये कमीना, और ये तो जिन फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। और फिर वहाँ पर मॉम आती हुई कहती आप ये फिर से चेक कर रहे हैं, इस गंदे बच्चे ने पहले ही हमारे परिवार से नाता तोड़ दिया है, और अब ये सब देखकर आप अपनी हेल्थ को नुकसान मत पहुँचाइए, और ये लीजिए कुछ फल खा लीजिए। और अब आप काफी ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं और एक युवा की तरह आप ये सब नहीं संभाल सकते। और कल रात को हमने देर रात तक मीटिंग भी की, और अब कंपनी में शुइमो है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर ग्रैंडफादर कहते और वैसे शुइमो के बारे में क्या? तब वो कहती है मैंने उससे जैसे ही ब्लाइंड डेट के बारे में जिक्र किया वो तुरंत ही कंपनी के लिए निकल गया, और अब मुझे इस बारे में नहीं पता कि वो कब घर वापस आएगा और कब अपना परिवार शुरू करेगा। फिर ग्रैंडफादर कहते फिलहाल में उसका वो प्रोजेक्ट काफी अच्छी तरह से चल रहा है, और शुइमो अपने करियर को लेकर काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी है, और वहीं पिछले कुछ वर्षों में उसका बर्ताव काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है। हालांकि अभी भी उसे कुछ एक्सपीरियंस की जरूरत है, और आखिरकार उसका सबसे बड़ा एनिमी फ्यूचर में और कोई नहीं होने वाला बल्कि वो यानशन है। हालांकि यानशन भले ही उसका बड़ा भाई हो। फिर सीन शिफ्ट उतर वही दूसरी तरफ हम कियाओ को देखते हैं, जहाँ पर कियान उसके पास आती हुई कहती है कियाओ मैं यहाँ पर हूँ, और जाकर उसे गले लगाती हुई कहती है मेरी प्यारी दोस्त कियाओ तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया, और मैंने तो सोचा था कि तुम इस दुनिया को छोड़कर चली गई, और मैंने सोचा था
कि मैं कभी भी अब तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगी। क्या हंसती हुई कहती है चिंता मत करो, मैं अभी भी जिंदा हूँ। और चेंग कियानागी कहती है अगर मुझे मेरा परेशान करने वाला वो मैनेजर एक बिजनेस ट्रिप पर नहीं भेजता तो हम दोनों पहले ही एक दूसरे से मिल चुके होते। और उसकी बातें सुन कियाओ हंसती हुई कहती है ओ चेंग कियान तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। और चेंग कियान कहती है लेकिन कियाओ तुम बदल चुकी हो, अब तुम पहले से भी कई ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी हो और कियाओ तुमसे दोबारा मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। वो कहती है मुझे भी तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। और चेंग कियानागी कहती है और वैसे तुम अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए कौन सी कंपनी के साथ काम कर रही हो और मुझे खास कर उसका धन्यवाद देना चाहिए। अब कियाओ उसे बताती है और उसकी बातें सुन चेंग कियान चिल्लाती हुई कहती है क्या वो कमीना येनशेन। तब कियाओ कहती है शांत हो जाओ, ये सिर्फ एक सहयोग है, अगर आखिरी मोमेंट पर इस प्रोजेक्ट के लिए जो डिजाइनर था उसने मना नहीं किया होता तो मैं इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। फिर चेंग कियानागी कहती है सच में सभी बिजनेसमैन बेईमान होते हैं और कौन जानता है कि वो बेवकूफ लोग कब क्या करते। फिर कियाओ कहती है सब कुछ ठीक है जब तक एन सुरक्षित है। और फिर चेंग कियान कहती है उस बेवकूफ इंसान के बारे में भूल जाओ और वैसे एन कहाँ है, मैं उसे आमने सामने देखना चाहती हूँ और वैसे वो फोटो में तो काफी ज्यादा प्यारी लगती है। फिर क्या वो कहती है मैं ये तो नहीं कह सकती कि हम यहाँ पर और कितना समय रुकने वाले हैं, लेकिन मैंने अपनी एक दोस्त से उसे किंडरगार्टन घुमाने के लिए ले जाने के लिए कहा है। और उसकी ये बातें सुन वह हैरानी से उससे कहती है क्या तुम्हारी दोस्त, क्या ये कंट्री आर की वही तुम्हारी दोस्त है। तब क्या वो कहती है हाँ मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ, उसका नाम बाइरेन है और तुम दोनों काफी ज्यादा एक जैसे हो और जब तुम उससे मिलोगी तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त बनोगी। फिर चेंग कियान कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मौका मिला तो मैं उससे जरूर मिलूंगी। और अगर वैसे एन किंडरगार्टन जाती है तो क्या उस कमीने के लिए उसे पहचानने के लिए आसानी नहीं होगी। और फिर से सिर्फ उत्तर वही दूसरी तरफ हमें किंडरगार्टन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों हमें किंडरगार्टन में दिखाए जाते हैं और वहाँ की वो मैडम उससे कहती है क्या तुम्हारा ही नाम एन है। तब वो कहती है हाँ। फिर वो आगे कहती है मिस बाइरेन एन को यहीं पर खेलने दीजिए जब तक हम यहाँ पर एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेते हैं। तब वो उनसे कहती है हाँ जरूर। फिर वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और वहीं एन मन में कहने लगती है आंटी एन ने जो मुझे ट्रेनिंग दी है उसकी प्रैक्टिस किए हुए मुझे काफी ज्यादा समय हो चुका है और यही एक सही मौका है। फिर तभी वहाँ से एक बच्चा तेजी से आगे बढ़ती हुई कहता है वो रोने वाला बच्चा वहाँ पर है, जल्दी करो। फिर हम वहाँ पर येलो के बच्चे को देखते हैं जो कि झूला झूल रहा होता है और वहीं वो बच्चा आकर उसके झूले को खींचकर उसे गिरा देता है और फिर वो जोर जोर से रोने लगता है और वहीं वो बदमाश बच्चा आकर उससे कहता है रोतड़ू बच्चे रोतड़ू रोतड़ू, तुम सच में एक बेकार बच्चे हो, तुम हमेशा ही रोते रहते हो। और फिर सभी लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं और वहीं पर एक लड़का हंसते हुए कहता है अगर तुम में हिम्मत है तो तुम जाकर टीचर से शिकायत कर दो और वैसे भी अगर तुम शिकायत कर भी देते हो तो यहाँ पर कोई नहीं है, कोई ने भी हमें तुम्हें गिराते हुए नहीं देखा। फिर वहाँ पर एन आती हुई कहती है मैंने देखा और वहीं वो लड़का पीछे घूमती हुई कहता है कौन है। रेनू ने चिल्लाती हुई कहती है मैंने देखा कि तुम लोगों ने उसे किस तरह परेशान किया। गाइस येलो के बच्चे का नाम क्या था कमेंट में जरूर बताना। और वो एन को वहाँ आता देख वो चुप हो जाता है और मन में कहता है ये तो वही है। और वही वो बदमाश बच्चे एन को देख एकदम शांत हो जाते हैं और फिर वो जोर जोर से हंसती हुई कहते ये देखो ये तो बस एक छोटी सी लड़की है। और उसे ऐसा कहता देख एन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो उसे मारती है। और तभी वहाँ पर वो दोनों आने लगते हैं और टीचर कहती है एन की मॉम ऑलमोस्ट सारी चीजें कम्प्लीट हो चुकी है और कल से एन इसको लाना शुरू कर सकती है और मुझे पूरा यकीन है कि वो यहाँ पर आएंगी और रहेंगी तो यहाँ पर वो घुल मिल जाएंगी। और बाइरेन कहती है मेरी बेटी ने हमेशा ही बहुत ही अच्छी तरह बर्ताव किया है। एन एन कहाँ है। और वहीं पर दूर वहाँ पर वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और एन उससे कहती है आगे से तुम मुझे छोटी लड़की मत कहना, नहीं तो तुम्हारा मैं इससे भी ज्यादा बुरा हाल करूंगी। और फिर कुछ समय बाद एन उनसे कहती है टीचर ये वही लड़का है जो कि उस दूसरे लड़के को धमका रहा था। फिर टीचर उससे कहती है जियाओले क्या ये लड़की सही कह रही है, जियाओले मेरी तरफ देखो। फिर जू वहाँ पर आती हुई कहता है मिस शू मुझे चोट नहीं लगी है
है और देखिए मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टीचर कहती है ओ झू, और वहीं जाओ ले चलतवी कहते है तुम बेवकूफ, तुम्हें मेरे लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। और वहीं ये सब देख भाई रेन मन में कहने लगती है इस बच्चे का बर्ताव तो सच में काफी ज्यादा बेकार है। फिर टीचर कहती है माफ करिएगा, ये बच्चा अच्छे वातावरण में बड़ा पला नहीं है तो इसीलिए उसका बर्ताव थोड़ा अजीब है। और इनकी मॉम मुझे इनके बारे में आपसे कुछ बातें करनी है, तो क्या आप कंफर्टेबल है? तब वो कहती है हाँ बिल्कुल। और वहीं जुमन में कहता है अच्छा तो इस लड़की का नाम एन है। और फिर एन जाकर बाइरन से कहती है बाई, और वो इशारे से उससे कहती है तुमने काफी अच्छी एक्टिंग की। और फिर जू एन के पास होती हुई कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे वो कहती है देखो तुम्हारी नाक बह रही है और तुम कितना ज्यादा रोते हो, तो ये सब बहुत ही ज्यादा बुरा है। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। और वहीं जू हैरानी से कहता है क्या वो मुझे अभी भी याद करती है? और फिर शिफ्ट धर्म को समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर येंशन एंटर होती हुई कहता है जू के टीचर आप है क्या? और फिर शिफ्ट धर्म 15 मिनट पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर येंशन कार में होता है। येलू उससे कॉल पर कहता है येंशन मैं अभी फ्री नहीं हूँ और मुझे जू की टीचर का कॉल आया था, तो क्या तुम मेरी जगह वहाँ पर जा सकते हो, मैं बाद में वहाँ पर पहुँचता हूँ। और वहीं येंशन को देख वहाँ पर एक लेडी कहने लगती है क्या ये किसी बच्चे का पिता है? दूसरी लेडी कहती है मेरे ख्याल से मैंने उसे टीवी पर देखा था। और तभी वहाँ जू भागती हुई आती हुई कहता है अंकल येंशन आप यहाँ पर, आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ? उसकी टीचर कहती है आप। और फिर येंशन कहता है मैं जू के डैड का फ्रेंड हूँ और उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर टीचर आगे कहती है जू को एक बदमाश बच्चे ने आज धमकाया, स्कूल उस बदमाश बच्चे के पेरेंट्स से बात करेगा और बस आप जू के मॉम डैड को ये सब बातें बता दीजिएगा। फिर जू आगे कहते हैं अंकल येंशन आज फिर से मेरी उस लड़की से मुलाकात हुई जो एयरपोर्ट पे मिली थी और आज फिर उसने एक और बार मेरी मदद की। ये सुन वो हैरानी से कहता है क्या एयरपोर्ट वाली लड़की? और फिर टीचर आगे कहती है जू उस लड़की के बारे में बात कर रहा है जिसने आज ही एडमिशन लिया है। और हालांकि ये अजीब है कि वो भले ही छोटी सी लड़की है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो देखिए उसकी मॉम उसे ले जा रही है। और फिर येंशन उस तरफ देख हैरानी से कहता है उसकी मॉम, वैसे उस बच्ची का नाम क्या है? वो कहती है बाई एन। और फिर शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर येंशन सोच रहा होता है, तभी उसके पास येलू आते हुए से कहता है जू की टीचर ने मुझसे कहा कि जू को आज धमकाया गया और साथ ही में वो आज गिर भी गया, फिर एक लड़की ने आकर जू को बचाया। तो फिर येंशन उससे कहता है हाँ, और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि क्याओ की बेटी है। और फिर येलू आगे कहता है क्या तुम्हारा मतलब उसी लड़की से है जिस लड़की से हम एयरपोर्ट पे मिले थे? लेकिन टीचर ने तो मुझे बताया कि उस लड़की का सरनेम बाई है। और फिर येंशन पुरानी बातें याद करने लगता है जहाँ पर एयरपोर्ट पर एन ने उससे कहा था मैं यहाँ पर बाइरेन के साथ आई हूँ और मैं जल्दी ही अपनी मॉम से मिलूंगी। और वो बात याद करा गई कहता है क्या तुम्हें याद है जब एयरपोर्ट पे हम उस लड़की से मिले थे तो उसने कहा था कि वो किसी बाइरेन के साथ आई है और मेरे ख्याल से यही एक रीजन हो सकता है। फिर ये लोग कहता है हाँ, और मुझे याद आया कि साथ ही में उस लड़की ने ये भी कहा था कि उसके डैड की डेथ हो चुकी है। और उसकी ये बातें सुन येंशन उससे कहता है ये बात याद रखने लायक नहीं है। और फिर ये लोग कहता है मेरे ख्याल से मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा किया सतर्क है, यहाँ तक कि उसने लड़की के सारे रिकॉर्ड्स भी चेंज कर दिए और इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मुझे उस लड़की के बारे में कुछ भी डाटा नहीं मिला। अब येंशन तुम क्या करने का प्लान बना रहे हो? तब फिर वो स्माइल करती हुई कहता है मैं उसे बिल्कुल भी डराना नहीं चाहता और क्योंकि अब एनजू की क्लासमेट है मुझे लगता है कि मुझे उससे मिलने के कई सारे मौके मिलेंगे और आखिरकार वैसे भी हमारे पास बहुत समय है। और फिर शिफ्ट तरह कुछ समय बाद किया कॉल उठाती हुई कहती है हेलो, और सामने से कोई कहता है मैं बोल रहा हूँ। वो पर्सन येंशन होता है और आगे कहता है मैंने तुम्हें कांटेक्ट इसलिए किया है, कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो चुका है और डिजाइन डिपार्टमेंट भी एकदम रेडी है, तो क्या तुम यही पास में हो क्या? अगर तुम कहो तो मैं तुमको लेने के लिए आता हूँ। तब वो उससे कहती है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं और मैं जल्दी ही वहाँ पर पहुँच जाऊंगी। और फिर वो उससे कहता है तो फिर ठीक है, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। और उसकी बातें सुन के मन में कहती आखिरकार वो इस तरह क्यों कह रहा है, वो सच में काफी ज्यादा अजीब है। और फिर कॉल कट हो जाता है और फिर क्याओ जाने के लिए घर से निकल जाती है, तभी अचानक उसके सामने कार आकर रुकती है और कोई अंदर से कहता है फाइनली मैंने ढूंढ लिया। और क्याओ मन में कहती है ये आवाज तो। और फिर कार में
से पाई शॉटिंग बाहर निकलती हुई कहते रेंट छोड़कर तुम मुझे बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गई। फिर क्या उससे कहती है तुम्हें ये बात किसने बताई कि मैं यहाँ पर हूँ, क्या वो जैक था? फिर पाई शॉटिंग कहता है अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं लोगों का दिमाग पढ़ लेता हूँ तो क्या तुम मेरी बातों पर विश्वास करोगी? चलो ठीक है, मैं मजाक करना बंद करता हूँ। सीरियस बात ये है कि वंग फैमिली का जो प्रोजेक्ट है उसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टर येंशन है, और क्या तुम चाहती हो कि इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँ? तो फिर क्या वो कहती है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है और इसके अलावा कोई भी इससे बेहतर कैंडिडेट नहीं है। इसके अलावा जैक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच की फीस नहीं दे पाएगा। की बातें सुन पाई शॉटिंग कहते है क्या तुम सच में? तब वो हैरानी सी कहती है क्या? तब वो स्मेल करती हुई कहता है कुछ नहीं। और क्या तुम अभी वहीं पर जा रही हो? तो चलो मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ देता हूँ। तब क्या उससे कहती है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही वहाँ पर अपॉइंटमेंट ले लिया है। और पाई शाउटिंग उससे वो फाइल लेकर कार में फेंक देता है और वो गुस्से से कहती है पाई शाउटिंग कहता है क्या तुम हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने के बाद अब क्या तुम मुझसे दूरी बनाना चाहती हो? पर वो उसे कुछ नहीं कह पाती और फिर सिंसिफ्ट उतर वही दूसरी तरफ कॉल पर शुइमो कह रहा होता है मैंने अभी अभी सुना कि तुम्हारी कंपनी का अपार्टमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसे क्या संभालने वाली है। और फिर येंशिन उससे कहता है शुइमो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे तुम्हें हर एक बात बताने की जरूरत है। और फिर शुइमो कहता है तो फिर क्या के बारे में क्या वो इसके लिए एग्री हो गई? और फिर येंशिन कहता है शुइमो मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत है। तब वो कहता है भाई, और येंशिन कहता है बस बहुत हो गया। और तभी अचानक उसके सामने से पाई शॉटिंग निकलता है और फिर वो दोनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं और कियाओ की वो फाइल गिर जाती है और पाई शॉटिंग उसे उठाकर वो देती हुई कहता है कियाओ तुमने अपना डिजाइन ड्राफ्ट तो यहीं पर गिरा दिया। वो फाइल लेती हुई कहती है तुम्हारा शुक्रिया। तब इस पर वो उससे कहते हैं कियाओ क्या तुम मुझे शुक्रिया कहना बंद कर सकती हो? इस पर वो एकदम दंग रह जाती है और फिर पाई शॉटिंग धीरे धीरे उसके क्लोज आने लगता है। तभी अचानक कियाओ को कोई पीछे से खींच लेता है और वो शुइमो होता है और चिल्लाती हुई कहता है पाई शॉटिंग तुम ये क्या कर रहे हो? और ये कहकर वो उसे पंच मारती हुई कहता है तुम कमीने। और फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और उन्हें इस तरह लड़ता देख कियाओ चिल्लाती हुई कहती है शुइमो सब बंद करो, तुम दोनों आखिरकार क्यों लड़ रहे हो? और फिर कियाओ उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ती हुई कहती है बस रुक जाओ। और तभी अचानक पाई शॉटिंग का एक पंच कियाओ की तरफ आने लगता है और उसी दौरान कियाओ मन में कहती है अरे नहीं मैं पीछे नहीं हट पा रही। और तभी अचानक येंशिन आकर कियाओ को वो पंच पड़ने से बचा लेता है और पाई शॉटिंग को दूर धकेलता है और उससे कहता है ओ माफ करना ये अचानक से हुआ। और इसके अलावा शुइमो गरम मिजाज का है तो उसके बर्ताव के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तब पाई शॉटिंग कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर पाई शॉटिंग कियाओ की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसे आगे बढ़ता है देख शुइमो कहता है हे पाई शॉटिंग। और तभी बीच में येंशिन आ जाता है और उससे कहता है मिस कियाओ मीटिंग के लिए लेट हो रही है तो तुम बाद में उनसे बात कर लेना। और पाई शॉटिंग कहता है कियाओ मैं बस तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ और अभी मैं तुम्हारे काम में बिल्कुल भी दखल देना नहीं चाहता। और ये कहकर वो कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और फिर शुइमो कियाओ के पास आकर उससे कहता है कियाओ तुम ठीक तो हो ना? तब क्या उसी कहती है शुइमो तुम सच में काफी ज्यादा एग्रेसिव थे। शुइमो गुस्से से कहता है उसने तुम्हें नहीं छूना चाहिए था। और उसकी ये बातें सुन कियाओ भी मन में कहने लगती है अचानक अभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शुइमो एक अजनबी की तरह मुझसे बात कर रहा है। और फिर शुइमो उसके गाल खींचती हुई कहता है क्या उसने तुम्हें किस किया? ये बहुत ही ज्यादा गंदा है। क्या उसी कहती है नहीं किया उसने ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं किया और अब छोड़ो भी मुझे दर्द हो रहा है। और तभी येंशिन शुइमो को हाथ हटाती हुई कहता है बस बहुत हो गया और अभी शुइमो तुम्हें अपने गाल पे लगी चोट का ध्यान रखना चाहिए। तब वो उससे कहता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और तुमको इस बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर येंशिन कहता है अगर तुम इसी हालत में घर वापस जाते हो तो ग्रैंडफा तुम्हें इस हालत में देखकर इस सब के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराएंगे। और ये कहती है वो कियाओ की तरफ देखता है और शुइमो येंशिन की बात समझ जाता है और आगे कहता है कियाओ मैं सबसे पहले जाकर अपनी चोट ठीक करता हूँ और फिर जब तुम फ्री हो जाओगी तो तुम मुझे बस एक कॉल कर देना, मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। और फिर शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर कियाओ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। और फिर येंशिन कहते आपके साथ काम करने में मजा आएगा मिस कियाओ। और फिर कियाओ से हाथ मिलाती हुई कहती है हाँ मुझे भी। तभी अचानक बाहर एक एम्प्लॉय कहती है मिस आनिया आप अंदर नहीं जा सकती इस तरह। और आनिया उससे कहती है तुम मुझे इस तरह मत रोको, मुझे येंशिन
तुमसे कुछ बातें करनी है। वहीं क्या उसी कहती है मिस्टर येंशन, मैं डिजाइन डिपार्टमेंट जा रही हूँ मीटिंग के लिए। और आगे बढ़ती हुई मन में कहती है क्या ये आनिया की आवाज है और वो यहाँ पर क्या कर रही है। और तभी येंशन उसका हाथ पकड़ उसे सोफे पर गिराती हुई कहते है तुम किससे भाग रही हो। और वहीं आनिया चिल्लाती हुई कहती है येंशन मैं हूँ। वहीं क्या उसी कहती है येंशन मैं अभी बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, प्लीज येंशन तुम मुझे जाने दो। और बाहर से वो कहती है येंशन मुझे तुमसे कुछ कहना है। और फिर येंशन उससे कहता है क्या तुम इस तरह यहाँ से जाना चाहती हो। अब वो कहती है हाँ क्यों नहीं, हम दोनों सिर्फ बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे और मैं कोई गिल्टी बिल्कुल नहीं हूँ। और येंशन उससे कहता है आनिया अभी बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, तुम बात को समझो। इस तरह तुम्हारा अचानक यहाँ से बाहर निकलना सही नहीं रहेगा, तो क्या तुम प्लीज थोड़ी देर के लिए यहाँ कहीं छुप सकती हो। आनिया के चले जाने के बाद तुम यहाँ से चली जाना। और क्या उसे कुछ नहीं कह पाती। वहीं बाहर साइड येंशन के गार्ड सुन आनिया को पकड़ लेते हैं और आनिया चिल्लाती हुई कह रही होती है तुम लोग मुझे जाने दो, मुझे येंशन से बात करनी है। फिर अंदर से येंशन कहता है उसे अंदर आने दो। तब फिर आनिया कहती है ठीक है तुम लोगों ने सुना ना उसने क्या कहा। फिर वो भागती हुई अंदर आती है और येंशन उससे कहता है कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। और आनिया उसे गुस्से कहती है मैं ये एंगेजमेंट तोड़ने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। फिर उसे कहता है अच्छा तो तुम इसीलिए यहाँ पर आई हो। और वो आगे बढ़ती हुई कहती है येंशन सगाई दो लोगों के बीच की बात है और तुम अकेले ही एंगेजमेंट तोड़ने का फैसला नहीं कर सकते। और उसकी ये सब बातें सुन येंशन उससे कहता है अगर तुम्हें इसी मामले पर बात करनी है तो तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और वो उदास होती हुई आगे कहती है जब हम बच्चे थे तब तो तुमने कभी भी इसके लिए मना नहीं किया। और वहीं उसकी ये सब बातें सुन किया मन में कहती है यही किस्मत है मेरी, मुझे ये सब मामलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर मुझे ये पहले पता होता कि यहाँ पर आनिया आने वाली है तो मैं पहले ही यहाँ से निकल जाती। और फिर आनिया आगे कहती है लेकिन जब से तुम क्या से मिले हो तब से तुम बदल चुके हो और तुमने मुझसे बचना भी शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि पिछली बार उस छत पे भी तुमने जल्दी से मुझे खुद से दूर धकेल दिया। ये बात सुन के मन में कहती है क्या उसने तब उसे दूर धकेला था। वाकई कहती है येंशन में क्या उसे भी पहले तुमसे मिली थी और मैं बचपन से ही तुम्हें अपना हस्बैंड बनाना चाहती थी। और यहाँ तक कि मैं उस बुरे व्यक्ति के चंगुल से भी सिर्फ इसलिए बच पाई क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि एक दिन येंशन तुम मेरे होंगे और मैं तुमसे शादी करने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन अब तुम मना कर रहे हो। पर ऐसा क्यों? यहाँ तक कि जब वो गायब हो गई थी तो उन सभी सालों में ये सोचा गया था कि वो मर चुकी होंगी, लेकिन तब भी उन सालों में तुमने एक भी बार मुझे टच नहीं किया। की बात सुन के मन में कहती है आनिया का कहने का मतलब क्या है। और फिर येंशन से कहते हैं आनिया मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ क्लियर कर दिया है। और फिर वो स्माइल करती हुई कहती है येंशन देख लेना अभी या बाद में तुम्हें इस सब के लिए पछतावा होगा। और येंशन इस सब के बारे में सोचने के लिए मैं तुम्हें थोड़ा समय देती हूँ। और उससे ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। फिर येंशन कहता है क्या बाहर आ जाओ, आनिया यहाँ से जा चुकी है। और फिर क्या बाहर आती है और तभी एम्प्लॉय गेट नॉक करती हुई कहती है मिस्टर येंशन मीटिंग 15 मिनट में स्टार्ट होने वाली है। और फिर क्या हड़बड़ी में आगे बढ़ती हुई कहती है मैं मीटिंग में जा रही हूँ। और तभी उसके सामने वन भी आती हुई कहता है हेलो मिस कियाओ बिना कुछ उसे कहे वहाँ से चुपचाप निकल जाती है और वहीं उसे कुछ समझ नहीं आता। और फिर येंशन उससे कहता है आनिया अंदर कैसे आई। तब वो उससे कहता है मैंने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करी और मुझे पता चला कि जब गार्ड्स की शिफ्ट चेंज हो रही थी तो दूसरा गार्ड्स थोड़ा 3 मिनट लेट आया और इसी दौरान आनिया ने स्टाफ के पीछे चोरी छुपे अंदर चली आई। येंशन आगे बढ़ती हुई कहता है इतनी बड़ी लापरवाही तो उस गार्ड से कहना कि वो अपना सामान पैक करे और यहाँ से चला जाए। और यहाँ तक कि तुम इसका भी पता लगाओ कि हाल ही में आनिया किस किस के कांटेक्ट में आई हैं, खास करके उन लोगों के बारे में जिनका सरनेम जिन है। वो उसे कहता है यस बॉस। और फिर शिफ्ट उत्तर में मीटिंग रूम दिखाया जाता है जहाँ पर क्या प्रेजेंटेशन देती हुई कह रही होती है हर एक विला को एक सेपरेट जोन के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। खासकर हर एक विला पर हम प्राइवेसी और कंफर्ट का ध्यान रखेंगे और हम लोगों के फंक्शनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके विला का डिजाइन डिसाइड किया जाएगा। और खास तौर पर गार्डन के लिए हमें उन ट्रीज का इस्तेमाल करना होगा जो कि न केवल दिखने में अच्छे हो बल्कि फायदेमंद भी हो। फिर तभी एक व्यक्ति कहता है एक्सक्यूज मी मिस कियाओ, मुझे आपकी कंट्री यार्ड विला के डिजाइन के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। आपकी इमेजिनेशन तो काफी ज्यादा बढ़िया है। सभी इन्वेस्टर ने लगभग $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। जो लैंड प्रोवाइड किया गया है उसमें से सिर्फ सिंगल कॉर्टयार्ड विला के लिए इतनी ज्यादा जमीन देना सही
सही नहीं है, ये तो रिसोर्सेस की बर्बादी है। फिर वैंग कहता है यस मिस क्याओ, वांग ग्रुप को भी इस बात की चिंता है। फिर तभी वहाँ एक व्यक्ति कहता है दिखावे के लिए ये डिजाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है, सब तो बर्बादी है। उनकी ये सब बातें सुन क्याओ भी शांत हो जाती है और मन में कहने लगती है हाँ ये सही बात है, इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा बड़ा है और कुछ छोटे विलास के लिए और कंट्री आर्ट के लिए ये सही नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ ज्यादा फायदा होगा। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर वॉशरूम में एक लड़की दूसरी लड़की से कह रही होती है मैंने सुना है कि वो लड़की कंट्री आर्ट से आई है और वो बहुत ही बड़ी डिजाइनर है, क्यों है ना, लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि वो इतनी भी ज्यादा स्पेशल नहीं थी। अगर वो सच में लोगों को कुछ दिखावटी डिजाइन दिखाना चाहती है तो उसे आर्ट इंडस्ट्री में जाना चाहिए, ना कि इस इंडस्ट्री में उसे आना चाहिए। और फिर दूसरी लड़की कहती है हाँ अगर वो नहीं होती तो इस प्रोजेक्ट को मिस आनिया लीड कर रही होती। मुझे तो इस बात की हैरानी हो रही है कि मिस्टर येंशन ने उसे ही क्यों चुना और ये जरूरी नहीं है कि आनिया ने उसकी डिजाइन चुराई हो। फिर दूसरी लड़की कहती है हाँ ऐसा हो सकता है कि उसने सबके लिए किसी और तरीकों का इस्तेमाल किया हो। कई सारी ऐसी लड़कियां होती है जो कि गलत काम का सहारा लेती है। वो पहली लड़की कहती है हाँ तुम सही कह रही हो। ये कहते हुए वो दोनों लड़की वहाँ से निकल जाती है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड।